हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना शंकर सर और इस वन शॉट लेक्चर सीरीज में शुरू करने जा रहे एक और इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वेटेज वाइज अगर पकड़ूंगा तो एक क्वेश्चन का ऑफिशियल वेटेज, लेकिन अगर इस टॉपिक को अगर अच्छे से करते तो कितने क्वेश्चन कवर होंगे? तो मिनिमम 4। ऐसा गारंटीड टॉपिक जो कि रिलेटिवली बहुत आसान है, हमारा बेसिक्स से लेकर क्लास 12 के हायर टॉपिक्स तक इंपॉर्टेंट रहने वाला। हेडिंग है सर केमिकल बॉन्डिंग। तो शुरुआत करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग इस क्लास 11th के टॉपिक की, जो सिर्फ सीईटी नहीं, जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी और हमारे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जरूरी टॉपिक है। तो वन शॉट सीरीज में अपन इसका सारा थियरी, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग सीईटी पीवाईक्यू, जो एक एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज को कवर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज 2025 सीईटी से कवर किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 2022, 23, 24 के भी है, अगर वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में है और 25 में नहीं पूछे गए थे। तो चलो भाई इस वन शॉट सीरीज को शुरुआत करते हैं। हेडिंग है सर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कहां से बनती है तो वो है अपने पास ऑक्टेट रूल। हम जूनियर क्लासेस से जानते हैं कि कोई भी एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्यों ऑक्टेट? क्योंकि ऑक्टेट यानी नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 18 जिनको नोबल गैसेस बोला जाता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। NS में 2, NP में 6, तो टोटल कितने हो गए सर? 8। तो ये ऑक्टेट होता है ना, ये जो सम है ये इसी को ऑक्टेट बोला जाता है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ये ऑक्टेट वाला कंसेप्ट किसने दिया सर? ये पूछते तो नहीं है, बाय चांस कभी मैच द पेयर का क्वेश्चन आ जाए तो दो साइंटिस्ट थे, कोसल एंड लेविस। इन्होंने इस थ्योरी को अप्रोच दिया है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी कहता क्या है। अपन दुनिया का सबसे आसान सा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं, CH4 मीथेन। तो अगर मैं CH4 मीथेन की बात करूं तो क्योंकि मुझे पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो ऐसे 4 डॉट से मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो ये हाइड्रोजन है और ये क्रॉस से उसका इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये चीज मुझे पता है कि हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं होता सर, सिर्फ डुप्लेट होता है। तो फिर अगर मैं इसको ऐसे सर्कल से समझने के लिए अगर सर्कल कर दूं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को राउंड कर दूं, तो आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के हर हर उस सर्कल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और वही अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। शेयर किया मतलब अब दोनों के पास है, तो उसके हो गए इंटू 2 यानी कि 8 हो गए। तो ये हो गया कार्बन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऐसी ये थ्योरी होती है ना। तो फिर ज्यादा डिटेल में नहीं, यहां से क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है। देखो पहले तो क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल फॉलो ऑक्टेट रूल। तो आपको उस एटम के अराउंड बॉन्ड्स को देखना है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लो 4 बॉन्ड है तो 4 टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मान लो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, जैसे कि इधर देखो एक अलग सा एग्जांपल भी लेके बताता हूँ। ये वाला अपने पास आ गया सर एग्जांपल NH3 का। NH3 जिसको अमोनिया भी बोला जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है। क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 गए तो इसमें से ये 2 बचे, है ना ऐसे। तो यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड के मिला के कितने हो गए? 3 टू 6। और ये लोन पेयर जिसको बोला जाता है वो वाले भी तो 2 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? तो 3 बॉन्ड पेयर के इंटू 2 यानी कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक लोन पेयर था मेरे पास, है ना, एक लोन पेयर, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए मेरे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सम कितना हुआ सर? 8 इलेक्ट्रॉन्स का सम हुआ। तो जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं उनको ऑक्टेट रूल फॉलो करना बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसके लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये पहला ही थ्योरी है, इसमें अपने को डिटेल में नहीं पता चलता या कितने सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट कंप्लीट ना करके भी नेचर में स्टेबल है। पहला होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे कि मैं सीधा एग्जांपल से बात कर देता हूं, BeCl2 का एग्जांपल लेता हूं। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होते हैं। तो बेरिलियम ने क्या कर दिया, एक बॉन्ड राइट वाले क्लोरीन के साथ बनाया, एक बॉन्ड लेफ्ट वाले क्लोरीन के साथ बनाया। हाँ, अगर आपको पता है तो मैं बता दूं कि क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो अगर अपन क्लोरीन की बात करें तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड के 2, इसका भी सेम है सर। इसके पास 6 अलग से इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये 7वां बॉन्ड में चला गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो उसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 शेयर करके 2 के हो गए 4, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है।
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं AlCl3 इस मॉलिक्यूल की, तो आपको बता दो एल्यूमिनियम के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर करके बॉन्ड में गए तो 3 के मैक्सिमम कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सिमिलरली मेरे पास दूसरा एग्जांपल होता है एक्सपांडेड ऑक्टेट। कुछ मॉलिक्यूल सर ऐसे भी है जिनके जो है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के बाद वो मोर देन 8 भी हो जाते हैं। जैसे PCl5 की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, PCl5 में फास्फोरस के 5 बॉन्ड होते हैं, 5 बॉन्ड्स इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने पकड़ा तो वो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये होता है एक्सपांडेड ऑक्टेट, ये ऑक्टेट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं SF6, तो यहाँ पे सल्फर के बॉन्ड कितने हो गए, 6 बॉन्ड हो गए, तो 6 इंटू 2 अगर इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो वो तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इसका लिमिटेशन है ऑक्टेट थियरी का, है ना, एक्सपांडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट थियरी ये बता नहीं पाया कि ये एक्सपांड कर रहा है, 8 से ज्यादा हो रहा है फिर भी स्टेबल क्यों है। कुछ तो और अलग होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NO का, N डबल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन का तो सॉर्टेड होता है, ये वैलेंस वाले ये लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड के 4, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 में से 2 ही बॉन्डिंग में गए तो उसके पास बराबर 3 बचते हैं। तो आप ध्यान से नोटिस करो कि ये बॉन्ड के ये 4 और ये टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बोला जाता है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस इसको बोला जाता है। तो ये हो गए कुछ लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीईटी में क्वेश्चन क्या आया है। सीईटी 2025 मुझे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ध्यान से देखो CO2, अब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए रे, है ना। तो यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 4 4, हर किस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ऑक्टेट कंप्लीट है। CHCl3 में ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, लेकिन क्या कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये 3 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड और ये यहाँ पे एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड के 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना सर। लेकिन वही मैं बात करूं किसकी, ClF3 की, तो जरा ध्यान से देखना, ये क्लोरीन है, इसके पास एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन एक हेलोजन है और हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 में से 3 चले गए तो इसके पास 4 बचे। अगर मैं टोटल काउंटिंग करता हूं तो 3 बॉन्ड के हो जाएंगे मेरे पास 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 लोन पेयर है, इनके 2 2 वो हो जाएंगे 4, ये तो 10 हो गए ना सर। तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। सीईटी 2024 का एक क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या अपन ने अभी भी एग्जांपल देखा है, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन के 2 ही एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए हैं, उतने ही ध्यान से देखने हैं, है ना। एक तो आपके पास ये है ना, NO एक है और इसके अलावा आपके पास एक मॉलिक्यूल चलेगा NO2, है ना, NO2। तो ये 2 मॉलिक्यूल को थोड़ा सा याद रख लेना है। तो NO का स्ट्रक्चर जैसे अपन ने अभी भी देखा था, ये यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ये बॉन्ड के 4 और ये 7 ही हो जाते हैं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बोरॉन के 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 2 6, ये 5 2 5 बॉन्ड है ना, 5 2 10 हो गए। LiCl, तो ये और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये एक्सपांडेड ऑक्टेट है, जो अपने को पूछा है वो ये है ना। तो बस ऐसे एग्जांपल्स को टैकल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी सीईटी 24 में पूछा है, फॉलोज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कौन फॉलो कर रहा है, अब देखो सल्फर के 6 बॉन्ड हो गए, नहीं चलेगा। H2SO4 में अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये पी ब्लॉक वगैरह चैप्टर में मैं सिखाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्रिक क्या होता है। लेकिन सर यहाँ पे सल्फर के बॉन्ड तो 6 हो गए, तो 6 दूना 12 हो जाएंगे, नहीं चलेगा। ये 6 दूना 12 हो जाएंगे, नहीं चलेगा। SCl2 की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम एक ग्रुप से, इसका ट्रिक होता है ऊ स से टीपो, ऊ स से टेपो, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है,
अगर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, उसमें से 2 तो गए बॉन्ड में, बचे कितने सर? 4, 4 के लोन पेयर बनेंगे 2। तो 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट। तो SCl2 है। NO2 तो अभी अभी अपन ने देखा था, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का एग्जांपल होता है। ओके, नेक्स्ट फिर मेरे पास जो सीक्वेंस में टॉपिक दिया है वो दिया है समथिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड यानी ऐसा बॉन्ड जो किससे बना हो? आयन से बना हो, है ना। आयन से वर्ड आ रहा है, आयन से। आयंस माने क्या? सीधा एग्जांपल से बात करते हैं। ये मेरे पास Na था और ये मेरे पास Cl था। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। मैं जैसे ही इसको पानी में डाल देता हूँ एक्वस में, तो Na प्लस में टूट जाता है सर और Cl माइनस में टूट जाता है। ऐसा होता क्यों है? तो इसका लॉजिक शायद से आपको पता रहेगा कि Na का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर वो प्लस में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो वो 10 बन जाता है, नोबल गैस के जैसा स्टेबल। वही अगर मैं बात करूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है माइनस, तो वो 18 बन जाता है, जो कि नोबल गैस के जैसा स्टेबल है। तो ये नोबल गैस स्टेबिलिटी आने के लिए ऐसा ये मॉलिक्यूल करते हैं, है ना। ये नोबल गैस स्टेबिलिटी, उनके जैसे स्टेबिलिटी ना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बोला तो भी चलेगा। तो ऐसे के लिए Na जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर देता है, Cl एक्सेप्ट कर लेता है। इन कंपाउंड्स को बोला जाता है आयोनिक, क्योंकि ये प्लस माइनस चार्जेस से बने हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। लेकिन डेफिनेशन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स को तोड़ना। आयोनिक कंपाउंड्स को, जैसे NaCl है, इसको पानी में डाल दिया तो हमें तो पता है वो तो डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है Na प्लस में Cl माइनस में। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि अगर NaCl एक क्रिस्टल है तो उसका कुछ तो भी होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल का लैटाइस। लैटाइस है ना, ये लैटाइस है। यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NaCl अल्टरनेट रहेंगे। इसको हमें तोड़ना होता है, इस लैटाइस को तोड़ना होता है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये जो आयोनिक सॉलिड का 1 मोल रहेगा, 1 मोल क्वांटिटी, इसको कंप्लीटली तोड़ना है ना। तो इसको बोला जाता है लैटाइस एंथैल्पी। अब लैटाइस एंथैल्पी में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? वो अपने को पूछेंगे कि लैटाइस एंथैल्पी का सीक्वेंस बताओ, किसको एनर्जी ज्यादा लगी। एंथैल्पी यानी चेंज इन एनर्जी, किस आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी और किसको कम। तो ये आ गया अपना सीईटी क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी। पहला, अगर कैटायंस हैविंग हायर चार्ज आपके पास है तो उनकी एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। मतलब आप क्या करोगे लैटाइस एंथैल्पी को, आपको आगे चल के मैं एक रूल भी बताने वाला हूं, यहाँ पे ट्रिक लिख के देता हूं। आपको ट्रिक याद रखनी है, सेम एज ट्रिक है फजान्स रूल। फजान्स रूल, कोई पूछेगा फजान्स रूल क्या है, ये मैं आगे बताने वाला हूं चैप्टर के थोड़ा लास्ट में। फजान्स रूल असल में दोनों के लिए काम करेगा। एक कुछ तो भी होता है दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। एक होता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स, और दूसरा ये अपना कौन सा, लैटाइस एंथैल्पी। लैटाइस एंथैल्पी, इन दोनों को क्या करना आप लोगों ने, ये रूल अप्लाई कर देना है। कौन सा वाला, फजान्स रूल। क्या कहता है फजान्स रूल, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा फजान्स रूल क्या होता है, तो आगे चल के मैं सिर्फ रिलेट करवा दूंगा अभी 2-4 मिनट बाद। फजान्स रूल मेरे को बोलता है, फजान्स रूल है ना, फजान्स रूल मेरे को बोलता है कि अगर आपको करना कुछ ऐसे है कि सबसे पहले आप कैटायन को चेक करोगे, कैटायन को, है ना, पहले आप कैटायन को चेक करोगे। कैटायन, कैटायन में आपको याद रखना है कि फजान्स रूल यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर या लैटाइस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उससे चेक करना है। या फिर दूसरा आपको क्या करना है, कैटायन के बाद में एनायन को चेक करना है। एनायन से याद रख, सॉरी, कैटायन में एक और पॉइंट भी आपको बता देता हूं। अगर मान लो चार्ज सेम है, दोनों भी +1+1 है, +2+2 है, तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज याद रखना है। कैटायन की साइज जितनी स्मॉल, उतना फजान्स रूल ज्यादा लगेगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। अगर गलती से मान लो कैटायन सेम ही है या चार्ज सेम ही है, तो फिर आप जाओगे एनायन के ऊपर और एनायन में रिवर्स चेक करोगे। एनायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, कैटायन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था। जैसे एग्जांपल को समझो, मेरे को सीटी ने पूछा कि AlCl3, CaCl2 और NaCl में
या तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता या तो लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर बता। तो मैं देखूंगा AlCl3 है मतलब Al3+ में है, CaCl2 है यानी Ca2+ में है, NaCl है यानी Na+ में है ना, ऐसा है। तो इसमें मेरे को क्या दिमाग लगाना है कि लैटिस एंथैल्पी या कोवेलेंट कैरेक्टर उस वाले का ज्यादा रहेगा जिसके कैटायन पे ज्यादा चार्ज है। तो एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, Na+। तो ये वाला आंसर मिल गया। अगर एज साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, दूसरा क्या चेक करना है, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने देखा कि यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, LiF NaF KF। लेकिन अगर मैं बात करूं Li+ की, उससे Na+ थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और K+ तो उससे भी बड़ा है क्योंकि डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ रही है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर या लैटिस एंथैल्पी Li वाले की ज्यादा रहेगी, फिर Na और फिर K+। मतलब अगर वो पूछते कि इन आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ तो यही आंसर थे, और उन्होंने पूछा कि लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ तो भी यही आंसर थे। तो क्या चेक करोगे एक और बार, कैटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। अगर चार्ज सेम रहा, जैसे यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है, तो आप चेक करोगे साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर और लैटिस एंथैल्पी दोनों कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे याद रख लेना है। देखो क्वेश्चन कितना आसान सा आया है CET 2025 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाई लैटिस एंथैल्पी। आप क्या करोगे सर, वही फजान वाला रूल लगाएंगे। क्या कहता है वो रूल, पहले चेक करो क्या, चार्ज ऑफ कैटायन है ना, चार्ज ऑफ कैटायन चेक करो सर। तो आपने नोटिस किया सर, ये Na+ है, Ca2+ है, B2+ है, Li+ है, ये सिंपल प्लस है, ये भी प्लस है, ये 2+ है और ये 2+ है। इतनी बात। क्या अपन ने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, मतलब आंसर या तो C रहेगा या तो D रहेगा। फिर आपने देखा कि सर दोनों 2+ है, आप किसको चेक करूं, तो फिर मैं चेक करूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या आपको पता है बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बेटा मंगे कार स्कूटर वाला अपना ट्रिक है ना, तो नीचे नीचे साइज तो बढ़ रहा है ना, साइज, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी का साइज स्मॉल है तो उसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा या उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो आंसर तो मिल गया आसानी से, तो ये आंसर मिल गया सी। फिर अपन वापस चलते हैं, आयनिक बॉन्ड का काफी था, इतना ही क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी था। फिर चलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड पे। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड यानी वो होता है सर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, जैसे एक हाइड्रोजन था, दूसरा भी हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसने शेयर किया इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसने शेयर किया इसका डुप्लेट कंप्लीट, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है H सिंगल बॉन्ड H, वो कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। दूसरा, जैसे मान लो CH4 की बात करते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास एक एक था, इन सब लोगों ने आपस में शेयर कर डाले है ना। तो देखो हर हाइड्रोजन का मस्त डुप्लेट कंप्लीट हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन, और वही अगर कार्बन की बात करूं तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, ऐसे। तो उसके सर्कल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं, ऐसे। तो इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता हो। उसके बाद आपको सीखना है समथिंग विच इज कॉल्ड एज लेविस स्ट्रक्चर्स। अरे सर लेविस स्ट्रक्चर यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, लेविस स्ट्रक्चर्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, सारे नहीं है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो बॉन्ड से तो बॉन्ड से निकालो या फिर सिंपल डॉट से निकालो। जैसे कि मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन था और दूसरा हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन के बदले में डॉट, दूसरे के बदले में क्रॉस, या दोनों के डॉट निकालता हूँ, ये हो गया उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर सिंपल मुझे क्लोरीन का निकालना है, एक अकेले क्लोरीन का, मुझे पता है क्लोरीन एक हैलोजन है, हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो मैं दो दो की जोड़ी में 3 और एक अकेला, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ। इतना ही नहीं, मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल था, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल एज इन CO2 था, मान लो CO2। अब क्योंकि मुझे पता है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, लेकिन मुझे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। कार्बन के तो हो गए 1 2 3 4, वो बॉन्ड में हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, उसमें से मैंने 2 ही निकाले, तो बचे हुए 4 भी मैं इधर निकालूंगा और इसके भी बचे हुए 4 मैं इधर निकालूंगा, तो हो गया ना, इसके 6 उसके 6 और इसके 4। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कभी कभी ये बीच के बॉन्ड भी नहीं निकालने हैं तो आपके पास चॉइस है, ऑक्सीजन और ये वापस से ऑक्सीजन, फिर उसको उसके और साइड में 4 दे दो,
ये क्रॉस या डॉट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं, वो उस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना। इसको ड्रॉ करने के कुछ रूल भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो मैं उतने डिटेल में अभी जाता नहीं हूँ, इनडायरेक्टली आपको बता देता हूँ। क्योंकि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरा रूल जो है, वो थ्योरी, वो वन शॉट में शायद से नहीं बता पाऊंगा। अगला कंसेप्ट जहां से सीईटी पक्का क्वेश्चन पूछ रही है, वो है समथिंग विच इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। सर फॉर्मल चार्ज यानी क्या? तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं एक फेमस मॉलिक्यूल ओजोन का, जो कितनी बार सीईटी में पूछा गया है। अब पहली बात तो या तो मुझे पता होना चाहिए कि ओजोन इज समथिंग लाइक दिस। ओजोन में O3 तो होते हैं, लेकिन एक तरफ से डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड होता है। आगे से एक और बात बता दूं, ऑक्सीजन मैक्सिमम या इन जनरल दो बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो तीसरा बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले एक ऑक्सीजन ने दिए रहते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और उस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये राइट वाला ऑक्सीजन, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ने इसको फ्री में इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास होते हैं और ये भी मिल गए। ऐसा लिखने के लिए कभी भी याद रखना, अगर एक एटम के अराउंड, एक एटम के अराउंड उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उस पर चार्ज देना है। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका सॉर्टेड है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और खुद के पास 6 भी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके अराउंड ध्यान से देखो ना, 1 2 3 4 और 5 ही हो गए, कम है तो पॉजिटिव चार्ज लगाना है। वैसे इसके अराउंड देखो तो सही, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गए। ऐसा हुआ तो 2 को कम करके एक निगेटिव चार्ज लगा देना है, ये लिखने का सही तरीका होता है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे कम या उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में लिखो। अगर कम है 1 2 3 4 5 तो पॉजिटिव चार्ज लगाओ, अगर ज्यादा है 1 2 3 4 5 6 7 तो फिर 2 हटा के एक निगेटिव चार्ज लगाओ, है ना। ये होता है ओजोन। अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज अलग होता है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज अलग होता है और इस ऑक्सीजन पे चार्ज अलग। जैसे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब ये 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। तो वो नेट एक्चुअल चार्ज उस एटम पे क्या क्या होता है, उसको उसका फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। पहली बात तो सीधा फॉर्मूला बता देता हूं, एक बार सीटी ने यही पूछ लिया कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई पूछेगा सर नॉन बॉन्डिंग यानी क्या? नॉन बॉन्डिंग यानी या तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या तो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स, वो नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्ड में नहीं है ना। माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 में से उस एटम का एक ही होता है। जैसे यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक राइट वाले ऑक्सीजन का, एक लेफ्ट वाले का। तो असल में वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका एक ही होता है, तो 2 में से एक यानी उसका आधा, है ना, ऐसे होता है। तो ये बना आपके पास इसका इक्वेशन, है ना। इसका शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है। देखो सर, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने बॉन्ड है उसके डबल कर रहे हो, यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, 2 टाइम्स बॉन्ड। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने बॉन्ड है, बॉन्ड्स इंटू 2 करो, हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर 2 टाइम्स बॉन्ड लिखा तो 2 से 2 कट जाएगा ना, डबल करके हाफ कर रहे हो तो डबल ही क्यों करते हो? तो इसका थोड़ा सा शॉर्टकट क्या बन जाता है, शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ये जो फॉर्मल चार्ज होता है, फॉर्मल चार्ज वो रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स, उसमें से बॉन्ड्स को ही माइनस कर दो, सिंपल बॉन्ड्स को माइनस कर दो, दैट्स इट। ये शॉर्टकट भी चलेगा। देखो आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं इस वाले एग्जांपल में। सीटी इन ऑक्सीजन को नंबर देगा 1 2 3, या फिर पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन, है ना। तो कैसे देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अभी इसके पास नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 माइनस, अभी इसके पास बॉन्ड कितने हैं, 2, आंसर कितना आ गया, 0। देखो 0 था। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, अभी नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 2 ही है, और बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो ये -5 गया तो +1 आ गया, है ना, +1। वही अगर मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 की, तो वो कैसे निकलेगा सर? तो समझो बात को, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
माइनस अभी नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया -1, है ना। तो ऐसे निकालना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से, ये मॉलिक्यूल थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, पहले तो मैं इसको ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे डॉट्स दिए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ये वापस डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये 1 2 3 4। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर था तो वो आया नहीं मेरे पास, है ना, तो ले नहीं पाया इसी पे। मैं क्वेश्चन खुद बता देता हूँ, ये CET 2024 का PYQ है। पूछा गया था कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या है, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज बताओ। देखो कार्बन पे फॉर्मल चार्ज बताना है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, माइनस अभी यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे बॉन्ड्स कितने हैं कार्बन के 4, आंसर क्या हो गया 0, दैट्स इट। ऐसे इसको निकालना, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो मैं वापस ड्रॉ कर सकता हूँ। इनका कहना था S ट्रिपल बॉन्ड C, फिर वापस पूछा था आपको सिर्फ कार्बन पे, क्या ओके कार्बन पे पूछा है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, ऐसा उन्होंने निकाला है ना, ऐसा निकाला है। अब क्या कैसे अपने को बाकी कुछ लोड नहीं लेना है, ऐसे दिया था उन्होंने बराबर, इधर ये ऐसा एक पेयर दिखाया है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे पूछा है, तो कार्बन के लिए क्या करेंगे सर अपन, देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है और बॉन्ड्स कितने हैं 4, तो आंसर तो 0 हो गया, दैट्स इट, है ना 0। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आया था। ये SCN तो हे आलं 0, दैट्स इट, है ना। तो बस एवढा सोपासा हा क्वेश्चन होता। CET 2021 मध्ये विचारलाय व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ CO3 2-। अब आपको ये पता होना चाहिए कि CO3 2- का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कार्बन है, और एक और बात, इसको मैं वापस P ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा या इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आता है SO4 2-, HSO4-, CO3 2-, तो जितना माइनस है पहले तो उसको उतने हाइड्रोजन जोड़ो, तो उतने हाइड्रोजन जोड़ा तो ये H2CO3 बनेगा। और इसका ट्रिक होता है निकालने का कि जो P ब्लॉक का एलिमेंट है वो बीच में निकालो, इनको ऑक्सो एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के कंपाउंड्स। एक डबल बॉन्ड O जोड़ना है, अब बचे हुए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जितने OH बनेंगे उतने बना देने हैं, तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे होता है स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, ये H प्लस गया तो O-, ये H प्लस गया तो O-, तो असल में ये बना अपने पास CO3 2-। देखो ये CO3 और ये 2- भी आ गए। अपने को किस पे पूछा है सर, कार्बन पे ही तो पूछा है, तो कार्बन का देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नॉन बॉन्डिंग कुछ नहीं बचा, कार्बन के चारों खत्म हो गए, और सॉरी नॉन बॉन्डिंग कितना बचा 0, और बॉन्ड्स कितने हैं 4, तो आंसर आ गया वापस 0। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन बेस्ड ऑन उस पे आ रहे फॉर्मल चार्ज पे। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी मेरे पास है सर, और वो है VSEPR। फुल फॉर्म ध्यान से देखो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। पहले तो मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज वैलेंशियल एंड व्हाटएवर, है ना। तो पहले तो आपको थोड़ा सा बुक में जाके ये देखना पड़ेगा कि कौन से मॉलिक्यूल का चित्र यानी डायग्राम यानी दिखने में वो कैसे होता है। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर पॉसिबल है, कितने पेयर होते हैं सर, 2 टाइप के पेयर होते हैं। एक पेयर को अपन लोन पेयर नाम से नाम देते हैं, लोन पेयर, है ना। एक जो पेयर होता है उसको अपन नाम क्या देते हैं, लोन पेयर नाम देते हैं, लोन पेयर। और दूसरा जो होता है उसको अपन बॉन्ड पेयर ऐसा नाम देते हैं। एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पेयर है, और 2-2 इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में लिखते हैं, उसको लोन पेयर बोला जाता है। अब होता ऐसे कि जरा एक एग्जांपल को समझो, मैं बात करता हूं H2O की, तो ये ऑक्सीजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा और ये हाइड्रोजन रहा। ऑक्सीजन के क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 में से बॉन्ड में गए 2, बचे कितने 4, तो वो ऐसे बलून के फॉर्म में और ऐसे डॉट से निकाले जाते हैं, इसको लोन पेयर बोला जाता है। तो ये 2 लोन पेयर है और ये 2 बॉन्ड पेयर है। मतलब यहां से क्या पता चला, यहाँ पे 2 तो है लोन पेयर और 2 तो है बॉन्ड पेयर, LP लोन पेयर, BP बॉन्ड पेयर। अब होता यह है कि सर ये जो अपन बोल रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, असल में इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज होता है नेगेटिव।
तो ये निगेटिव निगेटिव आपस में रिपल्शन करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं। अगर ये आपस में रिपल्शन कर रहे हैं तो फिर ये पास पास रहेंगे नहीं, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और मॉलिक्यूल भी उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को मैक्सिमम अपार्ट रखता है, जिससे मॉलिक्यूल का रिपल्शन कम हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़े। अब होता क्या है, पहले तो इसमें रिपल्शन क्या क्या हो सकता है। क्या ये लोन पेयर और ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा? तो मेरे पास एक टाइप का रिपल्शन क्या होता है, लोन पेयर बात कर रहे हैं अपन रिपल्शन की। एक होता है लोन पेयर रिपल्शन। फिर उसके बाद ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये भी तो आपस में रिपल्शन करेंगे, तो एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और तीसरा, ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, तो उसके बीच में जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नीट 2024 में और सीईटी में भी एक दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन रिपल्शन में, रिपल्शन तो हो रहा है, ज्यादा रिपेल कौन करेगा? तो देखो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डेड है, बाइंडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है, थोड़े दूर दूर रहेंगे, ये एक दूसरे को उतना रिपेल नहीं करेंगे। लेकिन लोन पेयर उसी एटम के इलेक्ट्रॉन से और पास पास में है, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर का रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। तो इनका कहना है इस थ्योरी का कि ये जो वैलेंस शेल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर थे जो आपस में रिपेल कर रहे थे, मॉलिक्यूल उसको ऐसे अरेंज करता है सच दैट रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, और इसी वजह से मॉलिक्यूल को शेप या ज्योमेट्री आता है। क्या होते हैं आगे देखेंगे। अब मुझे ये सीखना है कि पहले तो, और ये क्वेश्चन आ चुका है और ये अभी मैं दिखा भी दूंगा क्वेश्चन कैसे आता है। पहले तो मुझे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए, है ना। आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये बड़ा चैलेंज है, तो इसको सीखते हैं पहले तो। जैसे कि मान लो मेरे पास पहला वाला कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल था सर CH4, तो मैंने रफली ड्रॉ कर लिया CH H और H। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, चारों चले गए तो नो लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हुआ 0। बॉन्ड पेयर कितना हुआ सर, तो 1 2 3 4, दोनों का सम कितना हुआ 4, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया आपको, एग्जाम्पल दे दिया NH3 का। फिर वापस आप जुगाड़ लगाओगे, नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, फिर 5 में से 2 बच गए क्योंकि 3 ही बॉन्ड में गए थे, तो यहाँ पे लोन पेयर कितना हुआ 1 हुआ, बॉन्ड पेयर कितना हुआ 1 2 3 हुआ, सम कितना हुआ तो 4 हुआ, सम 4 हुआ, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 1 और 3 है। फिर मैं आगे गया, मैंने एक और एग्जांपल दे दिया आपको, अभी अभी जो एग्जांपल लिया था H2O, फिर वापस आपको याद आना चाहिए कि H2O का ऐसे होता है, 2 बॉन्ड में गए तो 2 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं। तो क्या पता चला, लोन पेयर मेरे पास है 2 और बॉन्ड पेयर भी मेरे पास है 2, सम हो गया 4, ये वाली बात हुई। फिर आगे कुछ अगला एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फोर्थ वाला एग्जांपल जो थोड़ा सा और अलग है। बात करता हूं मैं उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टार मार्क थोड़ा सा याद रख लेना। होता ऐसे कि अगर आपको पता है तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, दोनों सेटिस्फाई हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको अगर पूछा बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड्स, तो आप बताओगे सर 4, राइट में लेफ्ट में। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं बॉन्ड का पेयर काउंट करना है, तो याद रहे बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 ही है, ये वाला एक बॉन्ड पेयर और ये वाला एक बॉन्ड पेयर। इसको चाहो तो आप सुपर पेयर बोल सकते हो, सुपर पेयर, क्योंकि वो डबल डबल से बना है ना, सुपर पेयर। लेकिन काउंटिंग क्या करोगे, पेयर के फॉर्म में 2 ही करना है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो 2 एटम में चाहे सिंगल बॉन्ड रहे, चाहे डबल बॉन्ड रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, कैलकुलेट एक ही बार करोगे, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। बॉन्ड 4 है लेकिन बॉन्ड पेयर 2 ही है, ऑब्वियस है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो नो लोन पेयर। अगेन ऑक्सीजन के पास के लोन पेयर से अपने को लेना देना नहीं है, अपन सिर्फ सेंट्रल एटम के बारे में देखते हैं, सेंट्रल एटम के बारे में, है ना। तो ये हुई बात। ओके, कुछ और मॉलिक्यूल का पहले पहचानने को सीखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया सबसे अच्छे वाले एग्जांपल इनके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है, इंटरहैलोजन यानी हैलोजन हैलोजन में जो कंपाउंड होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने एग्जांपल दे दिया ClF5, यानी क्लोरीन है
और उसको 5 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। अब हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7, 7 में से गए 5, तो एक बचा लोन पेयर। अब ये स्ट्रक्चर जानबूझ के मैंने उल्टा सीधा निकाला, ये कैसे निकालना थोड़ी देर में सिखाऊंगा। तो आपके पास लोन पेयर कितना है? 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। अगर मैं अगला एग्जांपल दे दूं, है ना, दूसरा वाला, वो भी जानबूझ के अलग देता हूं। जेनॉन O4 दे दिया। अब मुझे पता है जेनॉन एक नोबल गैस है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो 8 इसके पास है और ऑक्सीजन 2-2 बनाता है, तो ये तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड 8 है, लेकिन पेयर में मैं कितने कैलकुलेट करूंगा? 4। तो बॉन्ड पेयर, जिसको मैं सुपर पेयर भी बोल सकता हूं, सुपर पेयर, वो कितने हैं मेरे पास? 4 है ना। या फिर और मैं अगर बात करूं तीसरे वाले अलग टाइप के एग्जांपल के, SF4, सल्फर अभी अभी बात करी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से बॉन्ड में गए 4, 1, 2, 3 और 4 ऐसे। तो इसके पास लोन पेयर बचा 1, तो लोन पेयर कितना सर? 1। बॉन्ड पेयर कितना सर? 4। तो ये हुई बात, है ना, ऐसे कुछ हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल की कुछ शेप ज्योमेट्री है जो हमें इमेजिन करने, लेकिन उससे आसान सा, पहले तो एक टेबल के फॉर्मेट में सारा सब कुछ समझा देता हूं होता क्या है। सीधा कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूं, आपको क्या करना है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम देखना है, इन दोनों का सम देखना है कितना हो रहा है। वो सम डिसाइड करेगा कि आपका मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहेगा, यानी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और उसमें एंगल कौन सा आएगा। समझो बात को। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम आपको मिल रहा है 2, है ना, 0 2 मिल रहा है, तो उसका जो ज्योमेट्री रहेगा, ज्योमेट्री है ना, इसको अपन मॉलिक्यूल टाइप भी बोल सकते हैं ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। एग्जांपल AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है ना, AB2 टाइप का, इधर ऐसे लिखता है AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, यानी ए सेंटर में और उसके 2 ही बॉन्ड है बी। तो ऑब्वियस है, अगर ये 2 बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मैं उनको मैक्सिमम अपार्ट रखता हूं ऐसे। एंगल कितने का जाएगा सर? 180 का। क्या इस ज्योमेट्री को अपन लीनियर बोल दे? लीनियर, वो एक लाइन में आ रहा है ना। एग्जाम्पल इधर देखते हैं सर, एग्जाम्पल देखो, BeCl2, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, तो 2 के तो वो लीनियर शेप हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल CO2, ये भी चलेगा ना, क्योंकि CO2 में भी अभी अभी आप लोगों ने देखा है, CO2 में असल में बॉन्ड पेयर कितने आए? 2 ही आए, तो 2 का बेस्ट अरेंजमेंट क्या है आपके पास? तो लीनियर होता है। दूसरा वाला देखो, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट 3 आया, मॉलिक्यूल टाइप को अपन बोलेंगे AB3 टाइप का मॉलिक्यूल। क्या कॉमन सेंस की बात है? अगर ए के अराउंड मुझे 3 एटम्स को अरेंज करना है जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो मैं उनको मैक्सिमम अपार्ट 120 के एंगल पे रखूंगा, है ना। एक भी इधर है, एक भी इधर है और एक भी इधर है। अगर ध्यान से देखो और इसको रफली जोड़ दो, तो आपको नजर आएगा कि सर ये तो एक ट्रायंगल बना रहा है जो एक प्लेन में है। तो इस ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? तो एग्जाम्पल देखो, इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं दे दूंगा आपको, BF3। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं, तो 3 के 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और वो ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो जाएगा। या फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, SO3 का, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो बॉन्ड 6 है लेकिन बॉन्ड पेयर तो 3 ही है ना, लोन है ना, ऐसे। ओके, फिर चल रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 3 पे, है ना। अच्छा, पहले टेबल में आपको मैं जो एग्जांपल्स लूंगा वो विदाउट लोन पेयर लेता हूं, विदाउट लोन पेयर। इसमें मैं लोन पेयर की बात ही नहीं करता हूं, विदाउट लोन पेयर वाला पहला टेबल बना देता हूं। फिर आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स, उसमें 4 अगर सम आ गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, यानी मॉलिक्यूल टाइप AB4 टाइप का है, तो अगेन देखो रे, 4 बी को अरेंज करना है तो कोई बोलेगा सर 90 डिग्री पे कर दो, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा भी पॉसिबल है अगर मैं 3D में जाता हूं। 3D में कैसे? अगर मान लो मेरे को क्या करना है, 4 लोगों को अरेंज करना है, तो देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ मॉडल बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास है CH4, है ना, मीथेन। तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो 2 तो ऐसे होते हैं प्लेन में, है ना, ऐसे, एक इधर एक इधर, एक थोड़ा सा आपके तरफ आ रहा होता है और एक थोड़ा सा मेरे तरफ। ये 3D शेप है, समझो बात को, 3D शेप है। ओके, पेनी गिर गया क्या?
ये वाला ऐसा, है ना। ये दोनों प्लेन में है, एक थोड़ा आपके तरफ है, एक थोड़ा मेरे तरफ है, ध्यान से देखो, है ना, 3D में। अगर ये 2D होता परपेंडिकुलर तो वो 90-90 आ जाता, एक ऐसा और एक ऐसा। लेकिन अभी जब मैं 3D में गया हूं तो यहाँ पे मेरे को उससे भी ज्यादा वाला एंगल मिलता है। ये जो शेप आप देख पा रहे हो ना, ये जो शेप, ये दोनों ऐसे प्लेन में, एक अबव और एक बिलो है, तो ये शेप को टेट्राहेड्रल बोला जाता है, 3D वाला शेप, है ना। तो इसको टेट्राहेड्रल माने क्या सर, अगर एक एटम ऐसे है तो एक अबव द प्लेन आ रहा है बी, एक बिलो द प्लेन जा रहा है बी, और दो बी जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं। इसमें एंगल होता है 109 डिग्री का, 109 डिग्री का। तो ऐसी कहानी होती है। CH4 इसका एग्जाम्पल है। क्या बोला जाता है सर इसको? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री का, है ना, 109 डिग्री का एंगल होता है टेट्राहेड्रल एंगल। CH4 अगर दूसरी बात करूं तो जेनॉन O4, देखो जेनॉन O4 में भी वही कहानी थी ना, इवन दो डबल बॉन्ड है लेकिन लोन पेयर कुछ नहीं बचता है, तो सुपर पेयर काउंट करो, 4 ही हो गए, तो टेट्राहेड्रल शेप में जाएगा। अगली पॉसिबिलिटी क्या होती है सर? तो अगर आपका सम मान लो 5 आ जाता है, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। कोई बोलेगा सर एग्जांपल दे दो, AB5 में क्या एग्जांपल चल सकता है? तो समझो बात को, AB5 में मैं एग्जांपल निकालता हूं 5 बॉन्ड पेयर वाला, AB5 में 5 बॉन्ड पेयर वाला। तो बेस्ट अरेंजमेंट यहाँ पे भी 3D में जाता है, सीधा समझा देता हूं। अगर A यहाँ पे है तो 1, 2 और 3 ये बराबर 120 में अरेंज हो जाते हैं, 120 डिग्री में। कैसे? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इधर और ये इधर, ये प्लेन में है, मान लो एक प्लेन में है ना, ऐसे एक थोड़ा पीछे बोर्ड के, एक थोड़ा आगे और एक मेरे तरफ, ऐसा ये ऐसे दो और एक मेरे तरफ, 120। बचे हुए दो, एक अबोव द प्लेन जाता है, एक बिलो द प्लेन जाता है, जो कि परपेंडिकुलर है इनको 90 डिग्री पे, है ना, ऐसे ये सारे बी है। अगर ध्यान से देखो, इनको अगर जोड़ने की कोशिश करूं, जरा समझो बात को, तो क्या ये ऊपर 1, 2, 3 को जोड़ा तो पिरामिड बन रहा है, पिरामिड। और सेम नीचे भी, इसको जोड़ो और उसको पीछे से आगे जोड़ो, नीचे एक पिरामिड। तो ट्राइगोनल बेस पे दो पिरामिड बन रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं तो इसका एग्जाम्पल है PCl5, इसका एग्जाम्पल होता है PCl5, PCl5 5 बॉन्ड पेयर वाला है ना, PCl5 इसका एग्जाम्पल है। आगे अगर मान लो सर सम 6 आ जाता है, तो 6 आ जाता है तो फिर उसका अरेंजमेंट होता है, यानी AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, AB6 में A यहाँ पे है तो 1, 2, 3 और 4 ये एक प्लेन में रुकते हैं, एक प्लेन में है, एक प्लेन में, ये सारे एक प्लेन में है, ये ऐसे एक प्लेन में। और एक प्लेन में अगर 4 लोगों को अरेंज करना है तो क्या ये कॉमन सेंस की बात है कि मैंने इसके बीच में का एंगल 90 रखना चाहिए, 90 परपेंडिकुलर, ऐसे है ना, एक प्लेन में रख दिए ऐसे कुछ। तो ये बी, ये बी, ये बी और ये बी, इसका एंगल कितने का बना सर? 90 डिग्री का एंगल बना। बचा हुआ एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, मतलब इसमें सारे एंगल 90-90 होते हैं। इस अरेंजमेंट को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। या फिर अगर मैं इनको कुछ ऐसा जोड़ू कि ये ऊपर से ऐसा जोड़ू तो ये भी पिरामिड ही हो जाएगा, लेकिन इसका बेस स्क्वायर है और नीचे भी पिरामिड बनेगा, तो इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोला तो भी चलेगा, बाय पिरामिडल, है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो ये जाएगा SF6, है ना, SF6 इसका बेस्ट एग्जांपल जा सकता है, SF6, है ना। अगर वही अपनी सम कितनी हो जाती 7, अब इसमें बड़ा पॉइंट नहीं, इसको पूरा ड्रॉ भी नहीं करूंगा। अगर यही सम मेरा कितना हो जाता 7, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर 7 जाए तो वो ऑक्टाहेड्रल भी डिस्टर्ब हो जाता है और इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। या फिर इसको एक और नाम होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। इसका एकमेव एग्जांपल जो एग्जिस्ट करता है वो है IF7, IF7। इसमें क्या हो जाता है, ऐसे ही बता दूं आप लोगों को कि आयोडीन के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 फ्लोरीन होते हैं, एक अबव एंड एक बिलो। इनको अगर मैं अरेंज करूं ना रे, तो कुछ ऐसा, एक ये 72 के एंगल पे और ये परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे, पेंटागोनल बायपिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है।
अब कहानी समझो, ये अपने टेक्स्ट बुक से एक बार देख लो इसकी विजिबिलिटी कैसे आ रही है अपने, है ना, कैमरा में विजिबिलिटी। यस, ओके ओके, समझ में आने लायक है। तो समझो, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की सम 2 हो तो लीनियर एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आप लोग देख लेना बॉन्ड पेयर लोन पेयर सही है कि नहीं। 3 आए तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 आए तो टेट्राहेड्रल, 5 आए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आए तो ऑक्टाहेड्रल, 7 आए तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सारे एग्जाम्पल देखने, इससे बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, गारंटी है। इसके बाहर से क्वेश्चन एग्जाम में नया फ्रेम होके नहीं आएगा, इनको ध्यान से देख लेना है ना। फिर ट्विस्ट तब आता है जब मेरे पास लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। अगर अब तक जो एग्जांपल थे वो सिर्फ बॉन्ड पेयर के थे, अगर मेरे पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं तो याद रखना ज्योमेट्री सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा मतलब कैसा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के सम से जो निकल रहे थे अभी अपन ने जो चार्ट देखा है। लेकिन अगर आपको शेप या फिर स्ट्रक्चर पूछ रहा है, शेप या फिर स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है सर, तो आपको लोन पेयर को इग्नोर कर देना है, इग्नोर करना है, उसमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं करोगे। लोन पेयर छोड़ के जो शेप नजर आ रहा है ना वो आपको बताना है इन द फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रो, सॉरी शेप में, शेप या फिर स्ट्रक्चर में क्या क्या फर्क है ध्यान से देखो। क्या इसकी विजिबिलिटी ओके है, ये थोड़ा सा फॉन्ट में यस है, ओके ओके, शायद से आप देख पाओगे, नहीं तो ये टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया है, उसको रेफरेंस के लिए सामने रख लो। अब अपन कर रहे हैं एक लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल की बात। अगर मान लो मेरे पास लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो इसका सम हो जाएगा 3 और इसका बेस्ट अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे 1 2, लेकिन ऊपर के साइड में लोन पेयर है 120 पे। लोन पेयर को इग्नोर करूं तो ये मुझे बेंट दिखेगा, बेंट। सिमिलरली एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, जैसे NH3 की बात हो रही है ना, NH3 की, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ऐसी वाली अगर केस है तो अगेन सम कितना हो गया इनका, 4 हो गया, सम 4 हो गया तो बेस्ट अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल होता है ना, ऐसे एक अबो दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन और ये लोन पेयर ऊपर। लेकिन लोन पेयर को सर मैंने इग्नोर कर दिया तो मेरे को ट्राइगोनल पिरामिडल दिखेगा, सिर्फ ऐसा पिरामिड दिखेगा, वो ऊपर का लोन पेयर इग्नोर हो गया। सिमिलरली 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तो भी सम कितना है मेरे पास 4, लेकिन 2 लोन पेयर है तो 2 ही बॉन्ड पेयर है और बचे हुए 2 क्या है, लोन पेयर। H2 एग्जांपल की बात करता हूं, इनको इग्नोर किया तो मेरे को क्या दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, इसको बेंट या फिर एंगुलर ऐसा शेप बोला जाता है। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रली है, लेकिन यहाँ पे शेप क्या बोला जाएगा या स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, एंगुलर बोला जाएगा। एक स्पेशल केस याद ही रखना है SF4, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या होता है, टोटल सम कितना है, एक बॉन्ड लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 4 गए तो बचे 2, एक लोन पेयर। अब सर टोटल कितना हुआ 5, 4 बॉन्ड पेयर और एक 5 हो गया सम, यहाँ पे सम हो गया 5। सम 5 अगर है तो बेस्ट अरेंजमेंट होता है कि 1 2 और 3 लोग 120 पे, एक अबो दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन। लेकिन क्या ये कॉमन सेंस की बात है कि लोन पेयर ये वाला पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा है और ये 120 पे थे, ये 90 वाले पे नहीं, तो यहाँ पे रहेंगे मेरे पास 4 फ्लोरीन। अगर मैं लोन पेयर को इग्नोर करता और मॉलिक्यूल को घुमाता हूँ तो देखना ये कुछ ऐसा नजर आता है ना, ऐसे कि ये ऐसा बेस था ऐसा और इसके ऊपर ये ऐसा था, है ना, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और ये 3 4 और इधर लोन पेयर। लोन पेयर को इग्नोर कर दिया तो क्या ये मेरे को गार्डन का सीसॉ दिखेगा, देखो ना ये ऐसे सीसॉ। तो इस स्पेशल शेप को बोला जाता है सीसॉ शेप, है ना, सीसॉ याद रख लेना है, ये बहुत बार आ चुका है ना, गार्डन का सीसॉ, सीसॉ शेप में होता है ये। वही मैं बात करूं कि अगर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, यानी सम टोटल वापस से 5 है, तो 5 के लिए वही केस है ऐसा ही, लेकिन 2 लोन पेयर है तो दोनों इधर चली जाएंगे, है ना। इसका एग्जांपल है मेरे पास BrF3, एक फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा, एक फ्लोरीन मान लो यहाँ पे रहेगा। अच्छा अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा सा, देखो सम 5 है तो 5 का बेस्ट अरेंजमेंट वही था, 1 2 3 4 और 5। होता यह है कि दोनों लोन पेयर यहाँ पे चली जाती है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी वर्ड यूज किया जाता है, प्लेन वाले वो आगे वाले एक्सियल। तो एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, लोन पेयर को इग्नोर किया तो क्या ये टी दिख रहा है, टी, या फिर इसको बेंट टी बोला जाता है, टी शेप या फिर बेंट टी शेप। वही अगर मैं बात करूं
एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर जिसका सम 6 होता है। 6 का अगेन अच्छा अरेंजमेंट क्या होता है, 4 लोग प्लेन में, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। लेकिन सर इन 6 में से एक तो लोन पेयर है, उसको इग्नोर करो, तो 4 प्लेन में और एक ऊपर, क्या ये स्क्वायर पिरामिड बना, स्क्वायर पिरामिड। नीचे वाला लोन पेयर जो होता है उसको इग्नोर कर दिया, है ना, लोन पेयर को इग्नोर करना है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है, तो अब की बार तो क्या हो जाएगा, सम तो 6 ही हो गया ना, सम 6 हो गया। 6 का अरेंजमेंट क्या था, ऐसे था, 4 प्लेन में, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। लोन पेयर मैक्सिमम अपार्ट चली जाएगी क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा है, तो उनको सीधा 180 पे रख दो एक दूसरे से, और उनको इग्नोर करो, तो क्या वो स्क्वायर प्लेनर दिखाई देगा। ये ऊपर वाली लोन पेयर और नीचे वाली लोन पेयर इग्नोर कर दिया अपन ने। तो बस इतना ये वाला है ना पार्ट याद रखना है कि लोन पेयर अगर आती है तो ज्योमेट्री वही कहना जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम आता है, लेकिन शेप या स्ट्रक्चर पूछा तो लोन पेयर को इग्नोर करके मॉलिक्यूल को इमेजिन करना। क्वेश्चन सीईटी 2025 में क्या पूछा है सर, सीईटी 2025 मुझे पूछता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल यानी किसी को ये समझ में आने के चांसेस है कि ये बी बी, ये भी बी और ये भी बी, ये 4 रहेंगे प्लेन में, बराबर है। एक बी ऊपर भी रहेगा जो पिरामिड बनाएगा, और नीचे की तरफ लोन पेयर रहेगा जिसको इग्नोर करना है। मतलब ये तभी पॉसिबल होता है जब 5 मेरे पास बॉन्ड पेयर होते हैं और एक मेरे पास लोन पेयर होता है। तो वही ढूंढना है बेसिकली आपको इन सारे मॉलिक्यूल्स में। अगर मैं बात करूं XeF4, एक्सी जेनॉन एक नोबल गैस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 में से बॉन्ड पेयर में गए 4, बचे 4 जिसके लोन पेयर हो गए 2, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। XeO3 की अगर मैं बात करूं तो जेनॉन नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 में से 6 गए बॉन्ड में, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ये अपनी कंडीशन थी। फिर अगर मैं बात करूं XeF4 तो ये वही हो गया कि इसके 6 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर, क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो बचा कौन आंसर, सी। एक बार जज करते हैं, देखो जेनॉन ऐसे होता है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन कुछ ऐसे होते हैं, और जेनॉन क्योंकि नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉन कितने खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो एक लोन पेयर भी तो रहेगा, और लोन पेयर को अपन क्या करते हैं, इग्नोर, तो जो बचा वो क्या बचा, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। इस हिसाब से अपने को जस्टिफाई करना है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सिमिलर शेप। सिमिलर शेप यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम जो होता है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जिनका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम, उनका रिपल्शन का पैटर्न भी सेम। NH3SO2 देखते हैं ध्यान से, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, इसके पास 2 ही बॉन्ड पेयर है, कोई मेल नहीं खा रहा है। H2O की अगर मैं बात करूं तो ऐसा होता है और 2 लोन पेयर होते हैं। HCl2 भी सेम, क्यों सर, क्योंकि सल्फर भी तो किसके नीचे आ रहा है, ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, उससे टिपो, तो मिल गया आंसर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, देखो ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, हेलोजन है, 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, नहीं चलेगा। PCl5 के सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर ही नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सेम, ये नोबल गैस है, ये नॉर्मल है, सेम बॉन्ड के साथ लोन पेयर सेम कैसे आएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी लास्ट ईयर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर देखने हैं, BrF5 एक हेलोजन है, हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 5 बॉन्ड में गए तो एक लोन पेयर बच गया, है ना, एक लोन पेयर बच गया। जेनॉन एक नोबल गैस है, नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, 8 में से 6 गए, बचे कितने, 2, उसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1, तो आंसर तो यही पे मिल गया, लोन पेयर 1 हो गया, ए मिल गया। अब बाकियों को जज करते हैं, हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, फ्लोरीन में 3 गए, बचे 4 के 2 लोन पेयर। जेनॉन नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 में से 2 गए 6, 3 लोन पेयर, नहीं चलेगा। और बाकियों को भी जज करो, बिल्कुल आपको पहला वाला आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्री एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CH4 एंड CCl4। CH4 का ज्योमेट्री एंड लोन पेयर, ज्योमेट्री एंड लोन पेयर, और SiCl4, पहली बात आपको याद आना चाहिए, काशी गए संत प्रभु, है ना, SNPB, काशी गए संत प्रभु, ये ग्रुप 14 का ट्रिक है।
अगर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इसमें भी 4 बॉन्ड है, उसमें भी 4 बॉन्ड है, मतलब इनका ज्योमेट्री भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है। बोथ हैव सेम ज्योमेट्री एंड 2 लोन पेयर। रॉन्ग, लोन पेयर बचेंगे ही नहीं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, चारों खत्म हो गए। बोथ हैव सेम ज्योमेट्री एंड नो लोन पेयर। वैसे आंसर मिल गया अगर आपको समझ में आया तो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 में से चारों बॉन्ड में गए, नो लोन पेयर। बोथ हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, अरे नहीं सेम ज्योमेट्री है सर। बोथ हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, नहीं सेम है सर। ये दोनों तो ऑप्शन आने ही नहीं वाले थे क्योंकि दोनों के बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम है और ऊपर से लोन पेयर नहीं भी है, तो बॉन्ड पेयर सेम है तो सेम ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। इतना आसान सा क्वेश्चन सीईटी 2025 के एक सेट में अपीयर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज नॉट टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल के लिए कंडीशन क्या था? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम मिला के कुछ भी करके कितना ला? 4 ला। तो बात को समझ, आंसर मिल गया क्या? क्या एक तो वो सीसॉ स्पेशल केस है, ये तो अपने को लर्न ही करना है, सीसॉ सीसॉ। दूसरी बात, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 4 के बने बॉन्ड पेयर और एक बच गया लोन पेयर। तो टेट्राहेड्रल कैसे पॉसिबल है? का सी, एक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, ये सेम ही है ना। NH4 वैसे देखा गया तो NH3 होता है, उसके पास लोन पेयर है, लेकिन उसमें H प्लस डालो तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। असल में नाइट्रोजन के बॉन्ड तो 4 ही बन जाते हैं, लोन पेयर खत्म हो जाता है। इवन दो पॉजिटिव चार्ज है कुछ भी, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? 4, तो ये भी टेट्राहेड्रल। तो नॉट पॉसिबल किसके लिए है? वो SF4 के लिए है, टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट मिनिमम लोन पेयर? सबसे कम लोन पेयर किस में है ना। तो देखो बात को, HCl2 ये कार्बन फैमिली का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में गए तो एक लोन पेयर। ClF3, अगर Cl की बात करूं तो ये हैलोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 3 गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर। जेनॉन नोबल गैस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 8 में से 4 गए, 4 बचे, 2 लोन पेयर। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं, फॉस्फोरस की है ना, तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड में गए तो इसके पास भी एक लोन पेयर बच जाएगा, है ना, बच जाएगा। मिनिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की बात हो रही है। अच्छा, और मिनिमम भी पूछा है, तो इन दोनों में तो सेम सेम आ गए, इसमें ऑप्शन क्या टिक करना है ना। SCl2 की बात करूं तो ऐसे होता है ना। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा वेरी सॉरी, सल्फर है, मैं सिलिकॉन से कंपेयर कर रहा था, वेरी सॉरी। देखो ध्यान से, अब ये सल्फर है, इसके 4 नहीं 6 होते हैं, 6। मैं सिलिकॉन इमेजिन कर रहा हूँ, सल्फर है, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 2 लोन पेयर, 2 ही गए। तो PCl3 में 1 लोन पेयर सबसे कम है, मिनिमम पूछा था, है ना। तो ये सल्फर है, इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे, ये 2 और ये 2 4 है ना, सॉरी ये 2 और 2 4 और ये 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज द शेप ऑफ BrF5? देखो शेप पूछा तो घाई नहीं करनी है, अपने को करना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम। ध्यान से देखो, ब्रोमीन एक हैलोजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 5 गए बॉन्ड में, तो बॉन्ड पेयर मेरे पास 5 है और लोन पेयर मेरे पास 1 है। सम कितना हो गया सर? 6। 6 का अरेंजमेंट इमेजिन करना है। 6 का अरेंजमेंट होता है कि 4 लोग प्लेन में, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, लेकिन इनमें से एक तो लोन पेयर है और शेप बताते टाइम पे लोन पेयर को इग्नोर करना है। तो ये 4 प्लेन में थे तो इनसे स्क्वायर बना और ये ऊपर बना पिरामिड, तो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। तो ऐसा वाला क्वेश्चन टैकल करना है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट थियरी और उसके क्वेश्चन पॉसिबिलिटी हो गए ऑलमोस्ट खत्म। अब चलते हैं अगले वाले थियरी पे, और वो है सर मेरे पास वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या कहता है वैलेंस बॉन्ड थियरी? समझो बात को। वैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है कि एटम के ओवरलैप से, है ना, ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और उससे बनते हैं बॉन्ड्स, है ना। उसके भी 2 प्रकार होते हैं बॉन्ड बनने के सर, कैसे कैसे? तो ध्यान से समझो रे, क्या क्या प्रकार होते हैं। ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये 2 प्रकार के, कुछ तो भी होता है विच इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप। अगर वो ओवरलैप हो गया हेड ऑन, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर मान लो दूसरा प्रकार होता है जिसको बोला जाता है साइड बाय ओवरलैप, साइड बाय ओवरलैप, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपके पास पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड बनेगा। हेड ऑन ओवरलैप किसका किसका हो सकता है सर? तो वो SS का ओवरलैप हो सकता है, SP का ओवरलैप हो सकता है,
या तो फिर P और P का ओवरलैप होता है। कंडीशन है कि हेड ऑन यानी देखो आपको पता रहेगा s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, तो वो कुछ ना कुछ एरिया प्रॉपरली कवर करेंगे। s का स्फेरिकल और P का डम्बल होता है, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर एरिया कवर करेंगे। एक P और दूसरा P अगर वो अलोंग द एक्सिस आते हैं बराबर, उन्होंने प्रॉपर एरिया जो मैंने शेड बनाया वैसे कवर किया, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब जैसे मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन का आपको पता रहेगा वैलेंस ऑर्बिटल P है ना, वैलेंस ऑर्बिटल P होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हेड ऑन ओवरलैप से बनेगा, प्रॉपर ओवरलैप से, तो वो तो सिग्मा कहलाएगा। लेकिन आपको शायद से ये बात पता है कि P में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, P मध्ये 3 असतात रे, वो जो 3 है Px, Py और Pz, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो एक ऐसा है। तो फिर इसको एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल रहेगा, इसको भी परपेंडिकुलर ऑर्बिटल रहेगा, और इसको एक और परपेंडिकुलर रहेगा। अब पहला बॉन्ड बन गया तो दूसरे वाले को साइड बाय ओवरलैप होना पड़ता है, साइड बाय, और इससे जो बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड। तो ये साइड बाय ओवरलैप से बनता है। तो क्या है इसका एग्जांपल? पी पी साइड बाय ओवरलैप, साइड बाय ओवरलैप, पी साइड बाय ओवरलैप। हेड ऑन यानी प्रॉपर एरिया कवर हो गया, साइड बाय मजबूरी में साइड बाय ओवरलैप हो गया, है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है। तो पहले तो एक आसान सा क्वेश्चन ये भी समझने को आना चाहिए कि अगर मान लो किसी एटम में अगर सिंगल बॉन्ड, या सिंपल बात करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे जो मैं पिंक मार्क कर रहा हूं हर एटम में एक बोर का, ये एक और एक, ये 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड्स है। लेकिन किसी एक एटम में एक से ज्यादा बार जो भी बॉन्ड होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये होते हैं आपके पास पाई बॉन्ड, तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड है। किसी भी इसमें एटम में 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बोलना है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक ही सिग्मा, बचे हुए 2 को क्या बोलना है? पाई। 4 बॉन्ड तो होते ही नहीं है ना। ओके, अच्छा, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो मेरे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट थियरी आता है हाइब्रिडाइजेशन। इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं सीधा सीधा ट्रिक से। इनका कहना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वो कंबाइन होते हैं, है ना। पहले तो कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद वापस रिकास्ट होंगे, वापस से बनेंगे, है ना, और फिर जाके आपको जो ऑर्बिटल मिलेंगे उनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस थ्योरी को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है समझो बात को। आपको ट्रिक क्या लगानी है सर? आपको वापस वही करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का करना है सम। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम करोगे, वो सम क्या आता है वो ध्यान से देखना है। चांसेस क्या क्या होते हैं कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, या फिर 7 आ जाए। अगर वो आंसर आपका 2 आ गया तो आपको फिक्स SP हाइब्रिडाइजेशन से जाना है, हाइब्रिडाइजेशन से जाना है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करना आना चाहिए। 3 आ गया तो एक P और बढ़ाना है, 4 आ गया तो एक P और बढ़ाना है। बॉन्ड पेयर आणि लोन पेयरची सम। अगर वो 2 आ गया तो SP हाइब्रिडाइजेशन बोल देना है, 3 आ गया तो SP2, 4 आ गया तो SP3। एग्जाम्पल्स पैरेलली लेके चलता हूं, समझो बात को कैसे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं BeCl2 2 ही है, अगर मैं बात करूं दूसरे वाले एग्जाम्पल CO2 की तो 2 ही है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। 3 की बात करूं तो BF3 है मेरे पास, AlCl3 है मेरे पास, है ना, ये वाले सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना। ये एग्जाम्पल्स जस्टिफाई करते हैं, देखना 3 ही बॉन्ड पेयर आते कि नहीं। इतना ही नहीं, SO3 भी ले लो, सुपर पेयर है लेकिन 3 ही है ना, ऐसी वाली बात। sp3 में क्या करोगे सर? एग्जाम्पल CH4 है ना, SiCl4 है, या फिर XeO4 है, इसमें सुपर पेयर होते हैं। लेकिन जरा अभी अभी जो 2 मिनट पहले कंसेप्ट सिखाया था VSEPR में, जाके देखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना आता है। अगर वो सम 5 आ गया तो sp3 के आगे का एक और D ले लो। अगर वही सम 6 आ गया तो sp3 के आगे का D एक और ले लो, D2। और अगर 7 आ गया तो sp3 D3 ले लो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में यहाँ पे 4 की पॉसिबिलिटी में एक DsP2 भी होता है, लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं है। और 6 के पॉसिबिलिटी में D2sp3 भी कुछ तो भी होता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर है। ये भी बात हो गई सर। इसका एग्जाम्पल बताओ तो PCl5 ले लो, है ना। इसका एग्जाम्पल बता दो तो
sp3d2 6 वाले का तो sf6 ले लो, और अगर आगे एक और एग्जांपल लेना है 7 वाले का तो if7 ले लो, है ना। यहाँ से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लेना, काम बन जाएगा, है ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लेना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, है ना, if7 वगैरह। घटिया दिख रहा है क्या, है ना, ऐसा। तो ये हो जाएगा काम। इसके अलावा आपको जो VSEPR थ्योरी से ही निकालना वैलिड था, यहां से तो निकालना नहीं है, लेकिन पूछते हैं तो याद रहे, हाइब्रिडाइजेशन ही असल में इस थ्योरी के अनुसार डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री क्या रहेगा, है ना। तो आपको याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका क्या आता है sp, तो आपका ज्योमेट्री जो रहेगा वो रहेगा लीनियर। अगर आपका आता है क्या 3 वाला तो ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपका आंसर आता है 4 वाला तो टेट्राहेड्रल। अगर आपका आंसर आता है 5 तो आपका जाएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल। अगर आपका 6 आता है तो अपन बात कर चुके हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल, और अगर 7 आता है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर पेंटागोनल बायपिरामिडल। वो ऑलरेडी बता चुके हैं, ये वाला VSEPR से निकालना, ये वाला यहां से निकाल लेना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम सही से कर लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो CET 2025 में आया है, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैप इज इन्वॉल्व इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एसिटिलीन। पहले तो यहाँ पे एसिटिलीन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेमस मॉलिक्यूल इथाइन है। इथाइन का ही दूसरा नाम, कमर्शियल नाम एसिटिलीन होता है। आपको पूछ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, जरा ध्यान से देखो रे, क्या अभी अभी ट्रिक सिखाया था। यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2, एक सुपर पेयर और एक सादा पेयर। क्या आप भूल तो नहीं गए कि एक एटम में ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो काउंट एक ही बार करोगे। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, कितना हो गया टोटल सम 2। अगर ये सम 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा sp। और हाइड्रोजन तो बेचारा अकेला होता है, साइड एटम का कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो वो s है। तो आपका आंसर क्या आएगा sps। sp ऑफ कार्बन, लेफ्ट राइट कोई भी ले लो सेम ही है, तो उसका 2 आया था, इसके पास तो क्या ये प्योर है तो ये s होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन और sps का है वो। तो कितना आसान सा क्वेश्चन अपीयर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एग्जांपल ऑफ sp। sp माने सम कितना आना चाहिए 2, तो वही अभी अभी अपन ने देखा था एसिटिलीन है ना sp। दोनों को देख लेना, दोनों को, इस कार्बन का भी 2 ही है तो sp, इस कार्बन का भी राइट में एक लेफ्ट में एक sp। ये सारे नहीं चलेंगे, आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देख लेना। इथाइलीन, इथाइलीन यानी ऐसे होता है, तो एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड 3 होता है, वो sp2 जाएगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। What is the hybridization involved in the central atom of hydrides of group 16। देखो ये थोड़ा है ना शब्दों में अपने को झोल कर रहा है। हाइड्राइड माने हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, ग्रुप 16 का बेस्ट एग्जांपल कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना उसको हाइड्राइड बोला जाता है। क्या ये कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1। अगर इसका मुझे कंपाउंड बनाना है तो क्रॉस कंबाइन करो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 लगेगा और हाइड्रोजन 2, तो वो बनेगा H2O। ये तो मैंने हाइड्राइड इमेजिन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ये 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, सम कितना हुआ 4। 4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री। सिर्फ ट्राइगोनल बोला है, ट्राइगोनल ऑप्शन से अपन जज करेंगे। अच्छा, ट्राइगोनल ज्योमेट्री पूछा है, असल में यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वो होना चाहिए था प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ट्राइगोनल में पिरामिडल भी होता है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर अगर इनको कहना था तो आपका आंसर है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। 3 आ गया ना सम, s का 1 p के 2, 3 का अरेंजमेंट ऐसे नहीं होता है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, 120 वाला एंगल ऐसे वाला, है ना। तो यही आंसर करेक्ट है अगर वो ट्राइगोनल है तो। What is the number of sp3 hybrid carbon atoms in sp3। sp3 माने क्या रे, sp3 यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना आना चाहिए सर 4। यानी कि कार्बन के केस में अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो उसके 4 ही बॉन्ड होते हैं ना। इस मॉलिक्यूल को सही से लिखो, ये है CH2 3 बार, एक और बार CH2, एक और बार CH2। ये ऑर्गेनिक में लिखना सिखाया था, यहाँ पे है OH है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में।
फिर उसके बाद है CH3 लिखा है मतलब ब्रांच है। फिर उसके आगे है CH, इसको इधर राइट में CH3 और ऊपर भी CH3। जितने भी कार्बन इस मॉलिक्यूल में है ना कार्बन, और वैसे भी याद रखना इन्होंने sp3 में भी कार्बन ही पूछे हैं, ऑक्सीजन वगैरह को नहीं काउंट करना है। तो ये भी सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। 4 5 6 7 और 8, जरा ध्यान से देखना रे, क्या सारे के सारे 8 सिंगल बॉन्डेड कार्बन है? तो पूरे के पूरे सिंगल बॉन्डेड है, मतलब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर का सम कितना आया 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन्स? sp3 हाइब्रिड कार्बन पूछा है इन, अब देखो जानबूझ के IUPAC नाम दे दिया, मतलब ऑर्गेनिक को और ये केमिकल बॉन्डिंग को कंबाइन कर रहा है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE, ब्यूट से समझा कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। जब नाम से स्ट्रक्चर निकालना है तो किसी भी एक कॉर्नर से नंबर देते जाना है दूसरे कॉर्नर तक, 1 2 3 एंड 4, है ना, ऐसा कुछ है। अब ध्यान से देखो आगे क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल का ब्रांच लगा दो, 2 पे ही ENE डबल बॉन्ड लगा दो, बचे हुए हाइड्रोजन भर दो, CH3 इसके पास एक की जरूरत है, हाइड्रोजन उतने ही भरो सो दैट कार्बन के बॉन्ड हो जाए 4। आपको बताना था sp3 और वो भी कार्बन यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है। ये डबल बॉन्डेड का sp2 आएगा, अपने को sp3 पूछा था, तो ये 3 ऐसे कार्बन अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है ना बॉन्ड पेयर। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट फॉर्म sp3, sp3 को नहीं कर रहा है। NH3 की बात करता हूं, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, सम हो गया 4 तो चलेगा। H2O की बात करूं तो देखना ध्यान से रे, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 4 है चलेगा। CH4 में तो चलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं C2H2 तो ये होता है सर, ये वाला, तो यहाँ पे एक कार्बन के 2 ही हो रहे हैं, वो sp है, sp3 नहीं है, B। बाकी सारे के देखो 4 4 है कि नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम अंडरगोज sp3, सेंट्रल एटम यानी बीच वाला, BF3 में बॉन्ड पेयर 3 है, वो sp2 जाएगा। यहाँ पे H2O में 2 लोन पेयर है, अभी अभी देखा था ना, 2 बॉन्ड पेयर है, देखो नहीं तो पीछे जाके, तो 4 है तो ये चलेगा, ये sp3 जाएगा। C2H4 की अगर मैं बात करूं तो ऐसे होता है, तो सेंट्रल एटम के तो टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन भरने के बाद, 1 2 3 हो गए, वो sp2 जाएगा, नहीं चलेगा। BCl2 में 2 ही होते हैं, तो ये भी sp जाएगा, नहीं चलेगा। तो आंसर मिल गया H2O। ध्यान से देखो, द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम डज नॉट अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये वही ऑप्शन वापस से आ गया है ना, ऑप्शन शफल हो गया, NH3 चलेगा, ये भी चलेगा, BF3 नहीं चलेगा, ये भी चलेगा। कैसे, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर ध्यान से देख के बताओ मेरे को, क्या बिल्कुल सही है कि ये BF3 में है, वो sp2 जाएगा, इसमें सम 3 ही आ रहा है, sp2 जाएगा, है ना। तो ये आसान सा हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक आपको ढेर सारे क्वेश्चन देके जाने वाला है। एसिटिलीन में देखो, ये क्वेश्चन 22 का रिपीट हो गया, 22 का क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो गया था एज इट इज। एसिटिलीन माने ये वाला ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन, तो ये आपके पास जो होता है, इसके 2 ही बॉन्ड पेयर, एक सुपर पेयर एक सिंगल, तो sp जाएगा, और ये बेचारा तो s होता है, तो ये sp वाला ऑप्शन सही है ना। तो ये हो गए क्वेश्चन के पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब कोवेलेंट बॉन्ड का लास्ट का इंपॉर्टेंट थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आसान सा थ्योरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हमें देता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो समझो बात को, ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन होते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ओवरलैप वगैरह होके ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे चल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इससे हमें केमिकल बॉन्डिंग का इंफॉर्मेशन मिलता है। होता क्या है तो थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल, एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था और इसका भी 1s1 था। इनका कहना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1s1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाला, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है 1s1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो होते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, प्योर एओ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। इनका कुछ ना कुछ एनर्जी होता है इधर, है ना, हर ऑर्बिटल का कुछ ना कुछ एनर्जी, इसका कुछ एनर्जी, इसका कुछ एनर्जी, सेम है 1s है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, और ये दो दो कंबाइन हुए तो 2 ही बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन
एक की एनर्जी थोड़ी सी, देखो यहाँ पे एनर्जी थी ना, उससे कम होती है इधर, और एक की एनर्जी बढ़ती है। जितने कंबाइन हुए उतने ही बनेंगे, दो के बदले में दो, लेकिन एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। अब होता यह है, इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को कुछ तो भी साई ए बोला और इसके प्रोबेबिलिटी को साई बी बोला। देखो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाई चांस पूछा तो जहां पे एनर्जी कम हो गई उसको साई ए प्लस साई बी बोला जाता है, और जहां पे एनर्जी ज्यादा हो गई उसको साई ए माइनस साई बी बोला जाता है ना, ऐसे कुछ तो भी। और भी डिटेल में, जिधर एनर्जी कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है, बॉन्डिंग एमओ, और जिधर एनर्जी ज्यादा हो गई उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, दो के बदले में दो बने, एक की एनर्जी कम है तो उसको बॉन्डिंग बोलना है, एक की एनर्जी ज्यादा तो उसको एंटी बॉन्डिंग बोलना है। इसका नाम प्योर का 1s1 था, उसका नाम भी 1s1 था, लेकिन जब नए बनते हैं तो इनको नाम भी थोड़ा अलग तरीके से दिया जाता है। इस वाले को जो नाम देना है वो दिया जाता है सिग्मा 1s। क्यों सर? क्योंकि एस एस के ओवरलैप से हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, अलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये भी तो एस एस से बना है, ये भी सिग्मा है, दोनों में फर्क क्या? तो ये एंटी बॉन्डिंग है तो इसके सर पे ऐसा छोटा सा स्टार लगाना है और इसको नॉर्मल लिखना है। फिर बाद में जाके होता ये है कि इन दोनों हाइड्रोजन के मिला के दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन, तो वो दो इलेक्ट्रॉन नए सिरे से, स्टार्टिंग से यहां से भरना शुरू हो जाएंगे। एक में दो भरेंगे, फिर दो, और फिर दो, और फिर आगे। क्वेश्चन क्या आते हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन ओवरऑल ये आइडिया है ना, ये थ्योरी का आइडिया मैंने आपको दिया। क्वेश्चन क्या आएगा अभी देखते हैं ना, ये इसका आइडिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक बॉन्डिंग कम एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी, इसको सिग्मा 1s बोलना है, ये भी सिग्मा 1s है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है तो इसके सर पे ऐसा अस्टेरिस्क स्टार मार्क देना है ना। तो ये हुई कहानी। होता क्या है तो जरा देखते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपके पास अगर मैं एनर्जी वाइज चला जाऊं, एनर्जी वाइज है ना, एनर्जी वाइज तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2p की। 1s यानी एक ऑर्बिटल, 2s यानी एक ऑर्बिटल, यानी बट 2p यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। पैरेलली अगर मैं बात करूं इधर से भी, इधर भी एक 1s रहा होगा दूसरे एटम का, इधर रहा होगा 2s दूसरे एटम का, इधर रहा होगा 2p दूसरे एटम का, है ना, ऐसे कुछ। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में लिया था ना, एक का राइट में लिया था, एक का लेफ्ट में लिया था, वैसे इधर भी बात हो रही है। 1s के ओवरलैप से एक बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसको सिग्मा 1s बोलेंगे, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। फिर 2s से भी सेम एक बॉन्डिंग बनेगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन ये 2s से बना है तो इसको सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। 2p से थोड़ा सा याद रखना, इसमें बात अलग होती है। 2p में होता है 2px, 2py और 2pz। आईयूपीएससी ने बोला है कि 2pz से हमेशा सिग्मा लेना है, आईयूपीएससी कन्वेंशन है, 2pz हमेशा सिग्मा बनाएगा। इन्होंने नोटिस किया कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, किन से? पाई से, मतलब 3 की एनर्जी कम तो हो रही है, लेकिन उसमें भी ये जो पाई 2px और पाई 2py है उनकी एनर्जी सेम और थोड़ी सी कम है, और सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। यही 3 कम एनर्जी के बने तो वही 3 ज्यादा एनर्जी के भी बनेंगे। और इसमें याद रखना, इसको एज इट इज ऊपर कॉपी करना है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, है ना। तो ऐसा सीक्वेंस है। आसान भाषा में नॉर्मली मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 होता है ना, 1s2 2s2। यहाँ पे होता है कि नया आपके पास क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया पहला वाला कहानी। फिर दूसरा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये वाले हो गए। फिर उसके आगे क्या होता है ना, ये एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी। फिर उसके आगे होता है पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है, देखो ध्यान से, पाई 2py। उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, पाई स्टार 2py, एक्स और वाई है ना, एक्स, पाई स्टार 2py। और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की है ना, ऐसे कुछ याद रखना है। तो असल में आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है, टेंशन नहीं लेना। देखो
1s से 2 बने, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। 2s से 2 बने, है ना, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। 2p से 3 और 3 बने, है ना, ये किससे बने, 2p से, क्योंकि उसमें 3 होते हैं। पाई वालों की एनर्जी कम, सिग्मा वालों की एनर्जी ज्यादा, सिग्मा का 1 होता है, पाई के ये होते हैं। तो इसको एनर्जी डायग्राम वगैरह बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। बस एक याद रखना है, एक है ना ट्विस्ट या फिर इंपॉर्टेंट बात, आईएमपी O2 F2 एंड 16 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले एटम्स में आपको करना क्या है, पी वाले में चेंज करना है, वो भी बॉन्डिंग में। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। बस इतना याद रखो, सब कुछ सेम रहने के बाद बस इतना याद रखो कि पाई वाले जो होते हैं उसमें याद रखना है सिग्मा 2pz की एनर्जी कम, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहां पे चेंज हुआ, यहां पे सिग्मा 2pz की एनर्जी कम मिली, एंटी बॉन्डिंग में नो चेंज, है ना, एंटी बॉन्डिंग में नो चेंज, वो एज इट इज लेना है ना। मैं इसको ट्रिक के फॉर्म में लिख देता हूं, देखो ये डायग्राम ऐसे ही बनाने को सिखाया था। अल्टीमेटली सर मेरे को ये याद रखना है, क्या मेरे को याद रखना है सीक्वेंस ये वाला, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर आगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। भरना कैसे, 2 मिनट में सिखा देता हूं, सीधा पीवाई क्यूब से, एंड ऐसे। बस मुझे याद रखना है इन केस ऑफ, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, है ना। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं सर, मेरे पास क्या है, तो ये है सिग्मा 1s वगैरह का सीक्वेंस मुझे याद रखना है। स्पेशल केस क्या है सर, स्पेशल केस बस इतना है, स्पेशल केस किस किस को वर्क, है ना, वो होगा, तो याद रखना स्पेशल केस किसके लिए है, O2 के लिए, F2 के लिए, या फिर अगर कुछ हेटेरो एटम दे दिया, मतलब एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन दे दिया, एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन दे दिया, तो उस केस में याद रखना है 16 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले, 16 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस, 16 इलेक्ट्रॉन प्लस वाले जो भी रहेंगे ना, 16 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस, 16 इलेक्ट्रॉन प्लस ऐसे बोल देता हूँ, 16 इलेक्ट्रॉन प्लस, इन वाले लोगों में ये स्पेशल केस चलेगा। इसमें चेंज क्या है, पहले में कोई चेंज नहीं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, सिग्मा स्टार 1s कोई चेंज नहीं, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s कोई चेंज नहीं। चेंज क्या हुआ, तो चेंज बस यहां पे होता है, यहां पे सिर्फ बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में भी नहीं। सिग्मा 2pz की एनर्जी कम मिली, किससे, पाई 2px और पाई 2py वाले दोनों से, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, पाई 2py। और एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एज इट इज, और सिग्मा स्टार 2pz। कुछ लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं पता है, एक मैंने नोटिस किया, वो एक में चेंज किया तो दोनों में भी चेंज कर रहे, दोनों में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक में चेंज करना है, इतना सा, जो बाद में था वो पहले लेना है। अब करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, देखो बात है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो वो अपने को पूछेंगे कि एमओटी से एक्सप्लेन करो, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी एक ही एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना, एमओटी से एक्सप्लेन करो, है ना। आपने को पूरा एमओटी सीखना है, मान लो किसके लिए, कार्बन 2 मॉलिक्यूल के लिए, कार्बन 2। स्टेप 1 में क्या करोगे आप, टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, सिर्फ वैलेंस नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट करना है। एक कार्बन का 6 होता है, तो दोनों का कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन को अपने को लाइन से भरना है उस वाले सीक्वेंस में। सबसे कम एनर्जी का सिग्मा 1s 2, फिर सिग्मा स्टार 1s 2, 4 ही हो गए, बहुत भरने हैं, सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2, कितने हो गए, 8 ही हो गए। इसके बाद में कौन था, पाई 2px और पाई 2py, इनको हमेशा इक्वल लेना है, इक्वल टू साइन मतलब एक साथ लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही भरने थे। अगर मान लो 10 ही भरने होते तो पहले एक एक भरोगे, क्योंकि इक्वल टू लिखा है,
इनमें 2 भरे सिवाय आगे नहीं जा सकते। लेकिन इनमें अगर मान लो अभी 12 भरने हैं तो दोनों को 2-2 मिल गए, लेकिन 10 ही भरने होते तो इनमें 1-1 भर देते। ये हो गई बात। फिर आपको जो आगे का आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास ऐसा, हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो कोई बोलेगा सर कैसे कैलकुलेट करें, देखो भाई हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने गए, बॉन्डिंग यानी सादे वाले 2 4 और ये 4 कितने गए सर 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने गए ये वाले, ये स्टार वाले 4 ही गए 4। इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा रे 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैग्नेटिक नेचर पे। इन सब में मैंने 2-2 भर दिए और एक डब्बे में 2 भरे तो पेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, पेयर्ड है, पेयर्ड है ना, पेयर्ड है। तो ऐसे केस में इसको बोलना है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। इफ अगर इफ अनपेयर्ड होता, अनपेयर्ड होता, अनपेयर्ड होता तो उसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला टाइप में होता है, उसको भी याद रख लेना, इसी साइड में लिख रहा हूं, है ना। उसको मैग्नेटिक मोमेंट न्यू निकालने का फॉर्मूला होता है √n n+2, जहां पे n रहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका यूनिट बोहर्स मैग्नेटॉन कैपिटल BM होता है ना। वो कभी अगर पैरामैग्नेटिक का केस है तो, अदरवाइज ऐसे इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो तो सर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+। देखो पहला काम था नाइट्रोजन के कितने 7, ऑक्सीजन के कितने 8, लेकिन प्लस है मतलब एक कम भी तो करो। तो कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नॉर्मल वाला केस। किस सीक्वेंस में भरोगे, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, है ना। इसका ट्रिक भी है, टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना हुआ उससे, लेकिन वो पता नहीं सारे बच्चे याद रख पाएंगे कि नहीं। 14 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ फिक्स बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जैसे 12 का इधर आया था ना, 12 अगर इलेक्ट्रॉन का सम आए तो हमेशा 2 ही आएगा, है ना, उस हिसाब से। लेकिन चलो मैं तो सीधे बता देता हूँ, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2, है ना। कितने हो गए 8, पाई 2px, पाई 2py। देखो इनको मैं हमेशा साथ साथ लिख रहा हूँ फिर भर रहा हूँ। 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर कौन आएगा सिग्मा 2pz, और उसमें भी जाएंगे 2, 14 खत्म हो गए, है ना, 14 खत्म हो गए। अब होता क्या है देखो, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 6 8 10, 10 माइनस 4 तो कितना हो गया हाफ इंटू 6, यानी कि 3 टिक करो कल्याणम। इतना आसान सा क्वेश्चन। वैसे भी 14 इलेक्ट्रॉन यानी N2 का ही केस हो गया वो, N2, और N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसे भी याद रख सकते थे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट बॉन्ड बता देता हूं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर सर जितना ज्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतना कम रहेगा। 2 एटम में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल है तो और भी कम हो जाएगा, है ना, ऐसी वाली बात है। अब यहाँ पे आप लोग MOT पूरा का पूरा लगा सकते हो या कॉमन सेंस लगा सकते हो। शायद से सबको पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि आपका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, फिर डबल बॉन्ड की लेंथ, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ, है ना। तो इस लॉजिक से भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, N2O2 एंड Cl2 वाले को, है ना। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आप पूरा थ्योरी से भी निकाल सकते हो, ये वाला तो कॉमन सेंस से ही पता था, है ना। एक और बात वैसे याद रख लेना, आपको पता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, बॉन्ड लेंथ से अगर मैं कंपेयर करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतना बॉन्ड वीक होता है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली इन F2। F2 माने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए रे? 9 + 9 सर 9 दूना 18 हो गए। 18 भरने लाइन से भरो, और स्पेशल केस भी याद रखो 16 से ज्यादा है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अच्छा, ये स्पेशल केस है तो सिग्मा 2pz आगे ले रहा हूं, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, है ना। दो 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 भर डालते हैं, 18 है ना, काफी भरने हैं, 2 4 6 8 10 12 14, है ना, अभी भी ज्यादा भरने हैं। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, है ना, ऐसी कुछ कैसे अपनी इक्वल टू 2px 2py। इनमें भी देखो कितने कितने भरोगे, दो दो ही तो भरोगे। कितने हो गए देखो, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 पूरे। बॉन्डिंग वाले कौन कौन है सर? बॉन्डिंग वालों को अंडरलाइन करता हूँ, सादे वाले जो विदाउट स्टार मार्क है। 2 4 6 8 10 10 कितने ऑप्शन में दिए हैं? वैसे पहले बॉन्डिंग वाले पूछे थे तो एक ही ऑप्शन बचा है। एंटी बॉन्डिंग में देखो 8 है क्या? 1 4 और ये 4, बिल्कुल, तो बी आंसर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने को मिस नहीं करने, बड़े ध्यान से इनको सॉल्व करो। Which of the following molecules contains maximum number of electron in anti bonding? यहाँ पे एक ट्रिक भी बता देता हूं। ट्रिक देखो, जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, है ना, ऑब्वियस है उसके एंटी बॉन्डिंग में भी ज्यादा रहेंगे, है ना, तो एंटी बॉन्डिंग में भी ज्यादा जाएंगे ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ज्यादा ही जाएंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे अगर मैं बात करूं F2 की, तो वही आंसर आने वाला है। क्यों? अब देखो, लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, F2 में 18 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो लास्ट वाले 4 यहाँ पे भरे। अगर वही मैं बात करता हूँ O2 की, ये F2 की बात हुई, मैं O2 की बात करता हूँ, इसमें 18 भरने थे, इसमें 16 भरने थे। सर 16 भरने हैं तो लास्ट के 2, इसमें एक एक ही भरोगे तो एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाएंगे ना। तो एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा किसके? F2 के। चाहो तो एक बार लिख के भी देख सकते हो, है ना। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। पहली बात, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। इट इज मोर स्टेबल देन O2, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। देखो मैंने अभी अभी आपको बोला है, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड ज्यादा लेंदी होता है, इजीली टूट जाता है, डबल बॉन्ड कम लेंदी होता है, स्ट्रॉन्ग, ट्रिपल बॉन्ड और भी है ना, ऐसे कुछ। तो ये तो मोर स्टेबल तो सही है, आपको पूछना था इनकरेक्ट, क्योंकि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये बात मुझे कॉमन सेंस से भी पता थी, मैं एमओटी से निकाल भी सकता हूँ। इट कंसिस्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग देन O2, तो बिल्कुल सही है। कैसे सर? देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स को भरो और आप लोग 16 इलेक्ट्रॉन्स को भरो, होता यह है कि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाते हैं इसके बॉन्डिंग में, तो बिल्कुल करेक्ट है। और ऑब्वियस देखो, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के केस में आंसर 3 आ रहा है और ऑक्सीजन के केस में 2 आ रहा है, तो 3 आंसर आ रहा है, इसका मतलब बॉन्डिंग ज्यादा होंगे। इट इज डायमैग्नेटिक, अरे नहीं नहीं सॉरी, इट कंसिस्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देन O2, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इनकरेक्ट पूछा है क्या। इट इज डायमैग्नेटिक, N2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, सब में भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अपने को बात किसकी करनी है? ये वाले की, इस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इट कंसिस्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग देन O2, O2 से ज्यादा बॉन्डिंग में है कि नहीं, इसको चेक करेंगे अपन थोड़ा सा। O2 और N2 को सीक्वेंस रेडीमेड लेना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। N2 के 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 6 8 10 12 14, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है बॉन्डिंग में, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं, दूसरा कौन था? O2, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे 10 10 ही है दोनों के, लेकिन उसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है, शायद से इस क्वेश्चन में कुछ झपला है। मोर स्टेबल देन O2, हाँ बिल्कुल। बॉन्ड ऑर्डर 3, बिल्कुल। इट कंसिस्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग देन O2, इनकरेक्ट। बाकी सारे करेक्ट है, ये दोनों तो करेक्ट है। अच्छा, ये बात गलत हुई क्या? मैं सोच रहा हूँ इसमें क्या गलत हुआ सर, बिल्कुल, है ना, ओके। क्या गलत हुआ? इन्होंने बोला है मोर इलेक्ट्रॉन, अरे मोर नहीं, दोनों के सेम है, मैं तभी तो सोचू दोनों के सेम आ रहे हैं ना, तो ये इन्होंने गलत बोला है ना, ये गलत बोला है आपके पास,
ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में सेम है बॉन्डिंग में भाई साहब, उलट क्या हो रहा है, O2 के एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है ना, तो सही बिल्कुल है। Why is the number of electrons present in anti-bonding N2 molecular what is the number of electrons present in anti-bonding, anti-bonding है ना, अरे anti-bonding बताना था, 14 है ना इसके पास, 14, तो 14 माने क्या हो गया, वही सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s सिग्मा, ये लिख क्यों रहा हूं, आपको भी प्रैक्टिस लगे, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 है ना। ओके, फिर उसके बाद N2 की बात हो रही है, पाई 2p(x) इक्वल टू पाई 2py और फिर सिग्मा 2pz, दो 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 भर दो हो गए क्या, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपको क्या पूछा है सर, बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये दो और ये दो सिर्फ 4 है, दैट्स इट, है ना। तो बस ऐसा काम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड मॉलिक्यूल 2, अब आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो O2 का 2 होता है, इसका 3, इसका 1, इसका 1, कॉमन सेंस की भी बात है या फिर आप थ्योरी से भी निकालो। FFHH में सिंगल बॉन्ड असतो, N2 में ट्रिपल बॉन्ड और इसमें O2, तो बॉन्ड ऑर्डर ही बॉन्ड ही होते हैं। आइडेंटिफाई द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Li2 मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली, पहले बॉन्ड ऑर्डर फिर मैग्नेटिक नेचर। Li2, एक लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 3, तो 2 के कितने हो गए, 6, कैसे भरूंगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 हो गए 6। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगी सर, हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में है 2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 माने कि बेसिकली 1 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और सारे पेड़ तो डायमैग्नेटिक 1 एंड डायमैग्नेटिक, दैट्स इट। इतना आसान सा क्वेश्चन भी CET 24 में पूछा है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल, CO देखो CO और चार्ज नहीं दिया है, कार्बन के 6 ऑक्सीजन के 8, सम कितना हो गया, 6 6 12 और 2 14, 14 है ना, तो मैं सीधे आंसर 3 भी बता सकता हूँ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, 14 यानी N2 के जैसे ही हो गया ना, तो N2 के जैसे भरो सिग्मा 1s2 स्टार वगैरह 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 आ जाएगा, है ना, क्रॉस चेक करके मुझे बता देना। ओके, फिर थेरीज सारे हो गए खत्म, अब छोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ और चैप्टर के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी को कर देता हूँ दी एंड। बात चल रही है अपनी पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो आपको समझा दूं, पोलैरिटी ये जो टर्म आता है, पोल्स का तैयार होना, प्लस और माइनस चार्जेस का तैयार होना, पोलैरिटी आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस, है ना, डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से आता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन H2 है, दोनों भी हाइड्रोजन ही है, तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ना ये खिंच पाएंगा ना ये खिंच पाएंगा, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो इसका न्यू यानी कि कुछ तो भी होता है डाइपोल, वो 0 हो जाता है ना, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, डाइपोल मोमेंट 0 ना, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा ना उसने, ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोला जाता है ना, नॉन पोलर। सिमिलरली मैं बात करता हूं एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, देखो आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, लेकिन सर दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो ये भी हो जाएगा ऑफिशियली नॉन पोलर, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने एक H को ले लिया और एक Cl को ले लिया, तो अब तो कहानी हो जाएगी, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पार्शियल निगेटिव, तो ये बेचारा पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की साइड में शिफ्ट हो गए। तरीका ऐसे है कि जिसके साइड में इलेक्ट्रॉन गए उधर एरो निकालो और जिधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए उधर ऐसा क्रॉस बनाओ पॉजिटिव चार्ज के जैसा। इसमें नेट डाइपोल 0 नहीं है, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर बोला जाता है। तो एक कहानी ये भी है, इसका मतलब ये जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। उन बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ये डिसाइड करेगा कि पोलैरिटी क्या रहेगा, है ना, पोलैरिटी कैसे रहेगा। तो ये दोनों नॉन पोलर थे, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाए तो पोलर होता है ना। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म अपन ने निकाला है वो डाइपोल मोमेंट है सर, उसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट न्यू, है ना, म्यू या फिर न्यू पढ़ा जाता है इसको, है ना, म्यू एम और उसको है ना म्यू ऐसा पढ़ा जाता है। तो इस म्यू का फॉर्मूला होता है Q इंटू आर, इस पे कोई न्यूमेरिकल अपने सिलेबस में नहीं है,
क्यू यानी होता है चार्ज, है ना, जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है, और आर होता है सेपरेशन। अच्छा ऐसे बोलूंगा, इसको बोल देता हूं, मान लो किसको, क्यू को बोल देता हूं चार्ज का सेपरेशन कितना हुआ, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गैप कितना है ना, चार्ज सेपरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है। और ये जो मेरे पास आर है सर, वो होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, या फिर डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियस बोला तो भी चलेगा ना, डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियस, जो भी बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच में का डिस्टेंस क्या होता है। इसका यूनिट होता है रे डिबाई, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पे कोई लिटरल न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। H और Cl, ये तो मॉलिक्यूल धड़धड़ित पोलर है ना, इधर खींचेगा। NH3 को ध्यान से समझो, ये H नीचे है और ये लोन पेयर ऊपर है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से, वो भी अपनी तरफ खींचेगा, और लोन पेयर तो ऑलरेडी ऊपर है, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। ICl में भी I से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है। लेकिन अगर C6H6 की बात करूं तो जरा समझ रहे हो क्या, C6H6 यानी अपना बेंजीन है, क्या इसमें हर एटम का इन्वायरमेंट डिट्टो सेम है। डिट्टो सेम माने ये सारे कार्बन को एक एक सिंगल बॉन्ड है, सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, इसकी वजह से नो डाइपोल। ये अगर इधर खींच रहा है तो ये इधर खींच रहा है, ये उसको कैंसिल कर रहा है। ये अगर मान लो नीचे खींच रहा है थोड़ा सा, ये ऊपर खींच रहा है तो ये कैंसिल कर रहा है। और अगर ये इधर तिरछा लेफ्ट में और ये राइट में खींच रहा है तो भी कैंसिल कर रहा है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, न्यू इज इक्वल टू 0, और ये मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन पोलर। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पोलर। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो ये 3 क्लोरीन अलग अलग 3 डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं, वो कैंसिल करते हैं। नेट डाइपोल तो है लेकिन वो कम है ना, कम है, लेस है, कम है पोलैरिटी। NF3 की बात करूं तो लोन पेयर ऊपर खींचता है और फ्लोरीन नीचे खींचते हैं। आपको पता है ना, फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन जो भी होते हैं वो नाइट्रोजन, तो है लेकिन कम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। वही अगर मैं बात करूं H2S की, तो सल्फर ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे और ये 2 हाइड्रोजन रहेंगे, लेकिन सल्फर हाइड्रोजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, पोलर है लेकिन कम है। वही अगर मैं बात करूं सर NH3 की, तो नाइट्रोजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, अपन ने बोला था ना, न्यू जो निकलता है, न्यू वो क्या निकलता है, Q इंटू आर। क्यू होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आने वाला चार्ज सेपरेशन, तो ये बहुत ज्यादा है ना। ऊपर से लोन पेयर भी ऊपर है तो ये ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पोलर NH3 ही रहेगा, है ना, ऐसी वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट मतलब क्या, कैंसिल हो रहा है। देखो, इसमें और इसमें एग्जिस्ट करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। BF3 की अगर मैं बात करूं, तो बोरॉन से फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन सर ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालू, इन दोनों का, इसका और इसका, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा और ये एक दूसरे को कैंसल मारेगा, मतलब इसका न्यू नेट जो होता है वो 0 होता है, तो ये नॉन पोलर है, नेट डायपोल 0, BF3 ऐसे कैंसल। अगर मान लो मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा और एक ने पीछे खींचा, बराबर सेम एंगल पे 120 पे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, है ना, पीछे जाऊंगा बात अलग है, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा, है ना, तो नेट डायपोल किसी एक साइड में नहीं रहेगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स लोवेस्ट डायपोल, ये वही कहानी होगी, लोवेस्ट डायपोल किस में है। तो देखो, सारे CH3 तो सेम ही है, अपन ने बोला था कि डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आयोडीन की होती है, तो सबसे कम डायपोल उसका आएगा, है ना, ऐसे बात हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायपोल ऑफ, अरे ये इंटरेस्टिंग है, ये नीट का भी PYQ जेई में भी आ चुका है। अगर मैं बात करता हूं NF3 की, तो फ्लोरीन खींच रहे हैं नीचे और लोन पेयर खींच रहा है ऊपर, ये एक दूसरे को पार्शियली कैंसिल करते हैं, पूरे नहीं है ये, पार्शियली कैंसिल क्यों सर, क्योंकि ये 100% कैंसिल नहीं होगा, सेम टू सेम फोर्स नहीं, फ्लोरीन का फोर्स अलग, लोन पेयर का फोर्स अलग। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं NH3 की, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन भी ऊपर ही खींच रहे हैं और लोन पेयर भी ऊपर ही खींच रहा है,
तो इसका जो न्यू नेट रहेगा ना, जो नेट डायपोल रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा, हाई। ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो कम हो गया, है ना, कम हो गया। वो दोनों एक ही साइड में जा रहा है तो हाई है। फ्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, कोई सेंस नहीं बनता। नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट। फ्लोरीन इज लेस, पहला ही नॉट करेक्ट हो गया। इन NH3 डायपोल मोमेंट, NH3 डायपोल मोमेंट इज सेम डायरेक्शन एज रिजल्टेंट डायपोल, बिल्कुल है ना, सेम डायरेक्शन। NF3 डायपोल इज अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल, एक नीचे एक ऊपर अपोजिट। डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर, बिल्कुल NH3 का ज्यादा हो जाता है क्योंकि दोनों एक साइड में। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन भाई वो अपोजिट खींच रहे, कैंसिल हो रहा है, तो पहला ही गलत बोल दिया है ना। ये तो मतलब बिना पढ़े ये भी बता देगा कोई भी। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रिक बताया था क्या, फोन कॉल, FON इक्वल टू कॉल। फोन से क्या करते हैं अपन, कॉल करते हैं, है ना, चैटिंग वेटिंग भी करते हैं, बात अलग है, रील देखते हैं, लेकिन कॉल करते हैं। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना, तो फोन ने केला कॉल, फोन कॉल, ये ट्रिक को याद रखना है। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये लेस बोल के गलती कर रहा है ना। ओके, फिर मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं, बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूं कंसेप्ट को रिवाइज करने की। फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड बताता है। देखो NaCl इवन दो आयोनिक है, Na और Cl, लेकिन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाके बॉन्ड बनाए हैं ना। जब बॉन्ड बना सर, जब टूटा तब Na प्लस में जाएगा और Cl माइनस में जाएगा, लेकिन जब बना तब दोनों का शेयरिंग तो हुआ है ना, शेयरिंग हुआ है, तो इसमें कोवेलेंट नेचर तो है। हाँ, ये बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं है, डेफिनेशन में सेट नहीं होता, लेकिन इसमें कोवेलेंट नेचर तो है। तो फिर फजान्स रूल बताता है कोवेलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन चेक करना है। अगर उससे जस्टिफाई नहीं हुआ तो आप चेंज करोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अगर उससे भी जस्टिफाई नहीं हुआ या फिर कैटायन सेम ही है, चार्ज भी सेम है, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मतलब सर, एक कंपाउंड को ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए या तो उसके कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, या तो उस कैटायन का साइज कम होना चाहिए, या तो फिर उसका एनायन। चेक करने का सीक्वेंस भी यही रखना है, पहले ये चेक करोगे फिर ये, है ना। देखो एक क्वेश्चन आ भी चुका है CET 2022 में, रिसेंटली तो नहीं, ये मैंने अभी लैटाइस एंथैल्पी के साथ रिलेट किया है 2 मिनट पहले। आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। देखो कभी कभी अपने पे गुगली डाल रहा है, गुलीगत धोखा दे रहा है, कर क्या रहा है पता है, अपने को कभी कभी पूछता है आयोनिक कैरेक्टर बता। अबे आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट के उल्टा रहेगा। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कोवेलेंट कैरेक्टर या नेचर की, है ना। ओके, यहाँ पे वही पूछ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो सीधी बात, AlCl3 में Al3 प्लस है, Mg2 प्लस है और Na प्लस है, एक क्लोरीन एक प्लस, 2 क्लोरीन 2 प्लस, तो वही आंसर मिल गया ना, चार्ज से ही हो गया, तो फिर सॉर्टेड है, खत्म है ना, तो इधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो NAB प्लस, LIB प्लस, LIB प्लस, NAB प्लस, पहले आप किसको बोलोगे रे, पहले आप देखते हो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज, है ना, चार्ज, वो तो टाई हो गया। फिर आप देखते हो क्या, साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, बराबर है ना, ये वाला। इससे अपने को 2 ऑप्शन मिल रहे हैं क्या, Na और Na, ये चला जाएगा, या तो LiCl या तो फिर LiI, इनमें से आंसर मिलेगा। फिर इससे भी पूरा आंसर नहीं मिला तो मैंने क्या देखा, साइज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज ज्यादा रहेगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। आपको मैक्सिमम पूछा था तो वो LiI मिलेगा। क्या आपको पूरा जस्टिफाई करना समझ गया सीक्वेंस में, पहले चार्ज से कुछ नहीं मिला, फिर साइज से 2 इलिमिनेट हो गए, साइज स्मॉलर चाहिए, फिर एनायन से एक ही आंसर मिल गया। आइडेंटिफाई द मेटल हैलाइड हैविंग हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर तो फ्लोरीन में रहेगा क्योंकि M प्लस और F माइनस आयोनिक कैरेक्टर, है ना। रिवर्स देखो, M सब में सेम है, देखो M सब में सेम है, तो चार्ज से कुछ फायदा नहीं हुआ, साइज से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपने क्या देखा, एनायन देखा, है ना, एनायन का साइज देखा। लेकिन एनायन का साइज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, कम।
आपको आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बताना था, मतलब साइज का उल्टा, ज्यादा वाला पूछा है ना, जिसका साइज ज्यादा आयोडीन वाला, उसका तो आयनिक कैरेक्टर कम है, आपको आयनिक कैरेक्टर पूछा है, गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। फिर आपको एक छोटी सी बात ऐसे ही बता दूं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट ही नहीं पता है। आपको बता दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट होता है हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम डायरेक्टली, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। होता क्या है, एक H और एक Cl, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, दूसरा HCl रिवर्स में लिखता हूँ, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये अपोजिट चार्जेस सर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है, इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। किसी ने गलती से पूछ दिया H2 में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, नलायक हो तुम, ये पॉसिबल नहीं है। H2 में कोवेलेंट बॉन्ड होता है भाई साहब, है ना। ओके, अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स की बात अगर मैं करूं तो टाइप्स है ना, टाइप्स टाइप्स दो होते हैं। अगर विद इन मॉलिक्यूल हो गया तो उसको बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद इन सेम मॉलिक्यूल, अगर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको बोलना है इंट्रा, आतल्या आत, अंदर ही अंदर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर, टू और मोर, टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अगर बॉन्डिंग हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा सर, उसको बोला जाएगा इंटर, लोग इधर भी गलती कर रहे हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एग्जाम्पल यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देख लो रे कैसे एग्जाम्पल्स आने का चांस होता है। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऐसा वाला, है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल CH2CH2, इधर एक OH होता है और इधर भी एक OH होता है ना, ऐसे। तो इसका ऑक्सीजन उसका हाइड्रोजन, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में हो गया ना, एक में ही हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये इंट्रामोलिकुलर हुआ। लेकिन वही अगर मैं बात करूं H2O की या फिर HCl की, एक HCl और दूसरा HCl, दो मॉलिक्यूल है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल था, तो ऐसा वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नो डाउट ब्रोमीन में नहीं हो सकती, क्यों, ब्रोमीन में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसमें तो, और ये नॉन पोलर है, इसमें वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, में सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो आंसर मेरे पास क्या मिलेगा रे, ब्रोमीन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा। तो पहली बात, ईथर, हाइड्रोकार्बन्स, और ये हाइड्रोजन के पड़ोस में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए, है ना, पड़ोस में कौन कौन, FONCl में से तो NH चलेगा ना, बाकी सब में नहीं हो सकता, क्योंकि इधर हाइड्रोजन के साइड में कार्बन है, हाइड्रोजन के साइड में कार्बन है, हाइड्रोजन के साइड में सल्फर है, तो ये कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये OH तो है लेकिन बॉन्डिंग खुद के साथ किधर करेगा, कोई चांस ही नहीं है। बेंजल डिहाइड, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे दिखाएगा ही नहीं, है ना, इसके पास हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है। फिनॉल, फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है सर, लेकिन खुद के साथ किधर करेगा। सैलिसिलिक एसिड आपको अगर पता है तो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे होता है OH, ऐसा है ना, सैलिसिलिक एसिड, OH के पड़ोस में COH आ जाता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, ये O, देखता हूं मैं,
ओके हो गया, चलो फाइन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो अभी अभी मैंने एग्जांपल समझाया, अमोनिया, वाटर, ये इंटरमोलिकुलर करते हैं, लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल की अगर मैं बात करूं सर, तो इसको जानबूझ के ऐसा लिख रहा है ना, सिंपल, एकदम सिंपल करके, तो ये ऐसे करेगा, ये क्रॉस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, है ना, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के साथ ये चैप्टर अपन ने कर दिया है खत्म। देखो लेंदी हो सकता है, लेकिन फिर डिटेल में जाना है तो हमें मतलब आलस करके तो बिल्कुल चलेगा नहीं है, बिल्कुल मेहनत है ना अच्छे से होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग मेहनत करने के बीच में थक जाते हैं, तो भाई ये वैलिड बात नहीं है। तो बहुत बार ऐसे लगता है, 2 लाइनें मैंने कहीं पे सुनी थी, आशुतोष राणा ने गाया है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लाइन्स को गाते हैं, तो जरा आपको सुना देता हूँ। अगर हम निराश हो गए ना पढ़ाई करके, तो उस टाइम के लिए तो गोल चेंज नहीं करना है, एम चेंज नहीं करना है, मोटो से नहीं हारना है, वो तो रखना है। तो मन बदल दो, परिस्थिति अगर नहीं बदलती हो, तो मन बदल दो, परिस्थिति अगर नहीं बदलती हो, तो नजर को बदल दो, नजारा बदल जाएगा। नजर को बदलो, नजारा बदल जाएगा, सोच को बदलो, सितारा बदल जाएगा। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, कश्ती यानी नाव, जिस नाव में आप सवार हो ना, एम बदलने की जरूरत नहीं है और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाएगा। बस दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाएगा। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।